हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 5.1 थी संतत और असंतत के बारे में, कंटिन्यूस और इनकंटिन्यूस के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और उसके एक एग्जाम्पल प्लस कंसेप्ट प्लस हमने क्वेश्चंस को ऑलरेडी खत्म कर दिया था। 34 वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क के लिए दिया था पूरा समझाने के बाद। दूसरी बात, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, हेडिंग आपने देख ली होगी, अवकलन डिफरेंशिएशंस के बारे में बात होने वाली है। डेरिवेटिव बोल दो इसको या अवकलज बोल दो, एक ही बात है। अब मान के चलिए ये जो चैप्टर है ना, ये चाहे आप 11th फिजिक्स के बच्चे हो, चाहे 12th फिजिक्स में आपके काम आएगी, चाहे 11th मैथमेटिक्स के हो, चाहे 12th मैथमेटिक्स के हो, जो भी बच्चे अवकलन सीखना चाहते हैं, ये क्लास आपने अगर ढंग से देख ली, घंटे भर की जो क्लास है वो आपने अगर यहाँ बिता ली, थोड़ा सा धैर्य बनाकर, आज के बाद आपको फिजिक्स वाले बच्चे जितने भी बैठे हैं, चाहे आपके बायो ली हुई है तो फिजिक्स आ रही है, तो फिजिक्स में आपको इस अवकलन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं होगी। डिफरेंशिएशन आपको एकदम बढ़िया तरीके से आ जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स 11th के लिए तो हो जाएगी, एक आपके चैप्टर है सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, वो तो हो जाएगा। बट 12th क्लास के मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा लेवल, सवाल तो वही है, यहाँ से अवकलन के बाद कुछ है ही नहीं बात, ये सर्कल है पूरा घूमने के बाद, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और डिफरेंशिएशन एक गजब का चैप्टर है, मैथमेटिक्स की आन बान जान है, और आपको पता है जहान जान है तो जहान है, सीधी सिंपल सी बात है। इसका मतलब पूरा कंप्लीट आपको एक एक चीज फंडामेंटल सिखाऊंगा, एक एक चीज किसका क्या होता है, त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, एक एक लेक्चर, लॉग का क्या होता है, एक की घात एक्स का क्या होता है, एक्स की घात एन का क्या होता है, एक एक। मैं सीधा वहां नहीं पहुंच रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। आपको कोई ज्ञानी बाबा नहीं बनाना इस क्लास में ना, आपका मेरा मकसद है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, प्लस आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना आना चाहिए कि कौन सा कैसे होगा। रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, एक एक चीज़ समझते जाएंगे। पहले आपके सामने कुछ हेडिंग लगाई गई है, अवकलन डिफरेंशिएशन। कुछ मैंने बातें लिखी है, मैंने 2 अंकल लोगों के नाम लिखे हैं, आपके अंकल हैं 2 पुराने, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं ये लोग। एक बंदे का नाम है न्यूटन, एक का नाम है लेबनीज। आपके सामने 2 नाम हैं, मैंने फोटो तो नहीं लगाई, आप इनकी फोटो देखोगे कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर तो आपको मिलेगी, इनका नाम सर्च करना आपको मिलेगी, ऐसे अंकल लोग ही लगेंगे आपको। इधर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलस, और इधर भी लिखा डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलेशन। इन दोनों में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी लड़ाई हो रही है। लड़ाई का मतलब, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरी देन, ये मैंने दिया, नहीं ये कह रहे चल झूठे आदमी, तुम तो झूठ बोल रहे, ऐसा कोई होता है क्या। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये देन मेरी है, तो गड़बड़ हुई। ये कह रहा मैंने दिया, ये कह रहा चल झूठे, ये तो मैंने चीजें दी है। इसका मतलब न्यूटन और लेबनीज दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं सोचेंगे चलो सर मान लो डिफरेंशिएशन इसने दे दिया होगा, कैलकुलस इसने दे दिया होगा, ऐसा नहीं। बाद में किताबों को रियलाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद लोग इस डिसीजन पर पहुंचे, टीचर इस डिसीजन पर पहुंचे, साइंटिस्ट इस डिसीजन पर पहुंचे कि कैलकुलस और डिफरेंशिएशन एकदम साथ साथ चले। इधर से कैलकुलस उठा, इधर से डिफरेंशिएशन उठना, ऐसे साथ में चालू हुआ, और दोनों की देन है। जितनी भागीदारी न्यूटन भाई साहब की है उतनी की उतनी लेबनीज की है, ध्यान रखना। जितनी भागीदारी न्यूटन की है उतनी की उतनी भागीदारी किसकी है, आपके लेबनीज की। दोनों साथ में उठते गए और दोनों ने डिफरेंशिएशन कैलकुलस को एकदम साथ में उठाया, तराजू की तरह बराबर। तो दोनों ने क्या है, कैलकुलस और डिफरेंशिएशन। जब एक बार 2 लोगों में लड़ाई होती है ना, तो फिर लास्ट में ये होता है कि दोनों को इनाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को इनाम दे दो, बात खत्म। लड़ाई वैसे ही शांत होगी, वरना लड़ाई शांत नहीं होगी, पक्का है। अगर वो कह रहा मैं करूंगा और वो कह रहा मैं करूंगा और मैंने दिया और ये दिया, फिर वहां मामला पेचीदा हो जाएगा, फिर तो सॉल्यूशन से नहीं निकल रहा ना। तो लोगों ने कह दिया दोनों की बराबर देन है कि लड़ाई नहीं हो। तो न्यूटन भाई साहब और लेबनीज भाई साहब ने आपके डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, और उस कैलकुलस और डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूं आपके सामने। कौन आया आपके सामने? मैं कोई न्यूटन तो नहीं हूं, एक सामान्य प्राणी हूं जो आपके सामने अवकलन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर करने के लिए मौजूद हुआ हूं। आप धैर्य से इस वीडियो में बने रहिएगा, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं आएगी, ठीक है? पक्की बात है, ठीक है। फिर मैंने 3 नाम लिखे, मीनिंग ऑफ dy बाई dx। भाई ये जो अवकलन है ना, इसका एक्चुअल में मीनिंग यही होता है, आपके पास कोई y फलन होता है, y फंक्शंस, y इक्वल में fx, तो इसका मतलब होता है dy बाई dx इक्वल में, इसको चाहो तो आप f डैश x भी बोलते हो, एक ही बात होता है। जो कोई फलन होता है ना, उसको y इक्वल में क्या बोला जाता है, fx। dy बाई dx बोला जाता है अवकलन को। कोई जरूरी नहीं, कहीं ऐसा भी बोल सकता है कि dx अपॉन dy, उल्टा भी हो सकता है
कहीं ये भी बोला जा सकता है dy बाई डी टी, कहीं ये भी बोला जा सकता है dy बाई डी थीटा, कहीं पर ये भी बोला जा सकता है dy बाई डी जेड। ये अलग अलग अवकलन के सिंबल है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, dy बाई डी एक्स का मतलब है y में परिवर्तन की दर हो रही है किसके सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू x, y में परिवर्तन की दर x के जो नीचे आता है उसके सापेक्ष हो रहा है। dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। वापस सुनिएगा साहब, dy बाई डी एक्स, मैं सारी चीजें लिखूंगा, एक बार आप कम से कम सिमिलर होइए वर्डों के साथ भी, एक्चुअल में वर्ड हो क्या रहा है। dy बाई डी एक्स का मतलब साहब ये समझेंगे कि dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन हो रहा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का अवकलन हो रहा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। dx अपॉन dy का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, x का अवकलन हो रहा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। dy बाई डी थीटा, dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, t माने तो टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, y का अवकलन हो रहा t के सापेक्ष। dy बाई डी थीटा, थीटा का मतलब कोण, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, जो नीचे आएगा उसका मतलब है। dy बाई डी जेड का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z, y का अवकलन हो रहा है z के सापेक्ष। आपको केवल और केवल एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है और वो वर्ड है dy बाई डी एक्स। हमारा पूरा जो काम होगा मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर, आप किसी फील्ड के बच्चे हो, बायो या साइंस स्ट्रीम के किसी के हो, आपके लिए dy बाई डी एक्स सफिशिएंट है बहुत। क्लियर बात, कोई प्रकार का कोई ऐसा जो आपको अभी तक बात समझ में नहीं है। दो बंदे थे न्यूटन और लेबनीज, इन दोनों ने डिफरेंशिएशन और कैलकुलस को आगे बढ़ाया है, ठीक है साहब। फिर हमारे सामने तीन नाम लिखे गए। अवकलन माने तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है किसी में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की क्या है, दर है, रेट ऑफ चेंज। परिवर्तन मतलब क्या आप समझे, अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या, आपके नाखून है, हर दिन उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, किसी ने काट लिए तो कम कर दिए। आपके बाल है, बालों में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज है यहाँ पर भी। क्यों, बाल बढ़ रहे हैं ना, आपने बाल कटवा लिए, हेयर कट करवा लिए तो बाल छोटे हो गए, तो परिवर्तन नहीं आएगा। आपने किसी दिन 3 रोटी खाई, ये परिवर्तन है, दूसरे दिन 2 रोटी खाई, ये परिवर्तन है। ये रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ये कहता है कि आपके परिवर्तन होगा, हर दिन परिवर्तन होगा। आपके शरीर में है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी बारिश कम हो रही है, कभी धूप तेज हो रही है, कभी धूप कम हो रही है, कभी सर्दी ज्यादा हो रही है, कभी सर्दी कम हो रही है, कभी हवाएं तेज चल रही है, कभी हवाएं धीरे चल रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, कभी आपके हाथ लाल हो गए। ऐसा करके मतलब ये हो गया कि आप में परिवर्तन की दर, इस दुनिया में परिवर्तन की दर मौजूद है। आप परिवर्तन की दर सोचेंगे ना तो एक एक हर जगह परिवर्तन की दर है। आप में परिवर्तन आता है, कभी आप ज्यादा पढ़ रहे हो, कभी कम पढ़ रहे हो, ये परिवर्तन है, रेट ऑफ चेंज है, ये ध्यान रखना। अब आपके सामने इन लोगों से ज्यादा आप फैमिली में ध्यान रख लेना थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, इसके बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। क्या बोला, मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। मैं सीधा dy बाई डी एक्स में घुस जाऊं और बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स यानी dy बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है, dy बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है। फिर क्या, कैलकुलेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट यानी ज्ञात कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स को ज्ञात कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, अगर आपने कैलकुलेशन सीखी है, उसका मीनिंग सीखा है, dy बाई डी एक्स का अर्थ सीखा है, तो फिर एप्लीकेशन, फिर अप्लाई करना तो आना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आना चाहिए फिर ये सीखा ही क्यों आप लोगों ने, क्यों सीखा फिर लोगों ने। एप्लीकेशन, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। dy बाई डी एक्स एक्चुअली फॉर्मूला काम कैसे करेगा, कि कहीं 10 की पावर x है, कहीं x की पावर 10 है, कहीं वो फॉर्मूला दूसरा लगता है, कभी कोई दूसरे टीचर लगाते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना आप लोगों को, यहां गाड़ी गड़बड़ हो रही। यहाँ 10 की पावर x में भी बच्चे वही लगा देते हैं, आगे ले आते हैं, पावर कम कर देते हैं, x की पावर 10 में वो कर देते हैं। नहीं, आपको वहां समझना पड़ेगा। मेन जो मेजर पॉइंट है ना, वो आप मान के चलिए, वो ये है।
एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx कि dy बाई dx का एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। और अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx सीख लिया, ये तीन चीजें आपने सीख ली, क्या सीख ली? ये तीनों चीजें, मीनिंग ऑफ dy बाई dx, कैलकुलेशन ऑफ dy बाई dx, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का अर्थ, dy बाई dx को कैसे ज्ञात करते हैं और dy बाई dx को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं, अगर ये सीख लिया, इसका मतलब आप राजा यानी कि किंग कहलाओगे इस फील्ड के, ध्यान रखना, पक्की बात है। फिर आपको ये जो वर्ड है ना, आप रात को 2 बजे मम्मी उठा के पूछे, अंधेरे में पूछ ले, कहीं खेत में पूछ ले, तो भी आप बता दोगे इसको, पक्की बात है। लेकिन मीनिंग समझना जरूरी, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। लेक्चर बड़ा भले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं, मैं यहाँ 2 घंटे खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, 2.5 घंटे। अब आपकी कितनी एबिलिटी है, आप इस क्लास को कितनी देर तक देखोगे, वो आपके हाथ में। लेकिन पक्का बात कहता हूँ, पक्की फाइनल डिसीजन है, ये लेक्चर जब एंड होगा, मैं आपसे विदा ले रहा हूँगा, उस समय मैं कहूँगा मिलेंगे कल की क्लास में, उस समय ये चैप्टर आपके अंगुलियों पे याद हो जाएगा इतना बढ़िया तरीके से। आप देख लो, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, 20 फॉर्मूले मैं आपको लिखवाने वाला। टोटल कितने फॉर्मूले? 20 फॉर्मूले, 19-20 जितने भी, उसमें भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो आप भले याद ही मत करना, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति फलन तक आप 13-14 फॉर्मूले याद कर लेना। आपकी कैलकुलेशन, आपका डिफरेंशिएशन, आपका अवकलन इतना लाजवाब हो जाएगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं की। जो फिजिक्स में बच्चे डर रहे हैं ना, सर कैलकुलेशन कैसे होगा, अवकलन समझ में नहीं आता, इस क्लास के बाद ये सारी चीज़ें छूट जाएगी कि समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो हमने अवकलन, y बराबर कोई फंक्शन है, अवकलन का मतलब होता है dy बाई dx। मतलब क्या होता है dy बाई dx? 2 लोगों ने इसका प्रतिपादन किया था, न्यूटन और लेबनिज, लड़ाई हुई थी, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के बारे में बातें चली थी। मीनिंग ऑफ dy बाई dx समझते हैं। अब मीनिंग ऑफ dy बाई dx में भी 3 चीजें, ये जो मीनिंग ऑफ dy बाई dx है ना, इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जिसको आप ज्यामितीय अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? ज्यामितीय अर्थ। 1 नंबर तो आपको ज्योमेट्रिकल ये सीखना। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपके फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग यानी कि भौतिक अर्थ। और लास्ट में मैथमेटिकल मीनिंग यानी कि गणितीय अर्थ। ये 3 चीजें हमें मीनिंग ऑफ dy बाई dx में सीखनी है कि एक्चुअल में dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ कैसे काम करता है, फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ। फिजिकल मीनिंग क्या है? आपके प्रत्येक विद्यार्थी या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हर घर में के अंदर जहाँ पर भी आपके टंकी लगी हुई पानी वाली होती है ना, घर के ऊपर लगी होती है, किसी के नीचे लगी हुई होती है, तो नल से पानी आता है या नहीं आता है? अब नल से पानी आता है तो ऐसा है नहीं वो खाली नहीं होती, खाली तो होती है ना। खाली कब होती है? जब आपने नल चालू किया। आप एक सोचो कि आपने एक टंकी को भर के रख दिया और कभी नल को चालू ही नहीं किया, क्या खाली हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन आई ही नहीं है, जैसी थी वैसे धीट बनी हुई है। आपने कोई रखा कुछ, उसको वहीं छोड़ दिया, बात खत्म। एकदम टंकी भर के, कोई नल चालू नहीं, कोई ऊपर से सपोज मेन नल ही बंद कर दिया, नीचे वाली नल कितना ही चालू करो तो पानी तो आएगा नहीं, वो जैसी थी वैसी, कोई परिवर्तन नहीं है। रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन किधर आई नहीं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। अब परिवर्तन कैसे आ रहा है? अब सपोज दैट 5 व्यक्ति किसी घर में रहते हैं तो 5 बार नल चालू होगा तो परिवर्तन किधर ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। किसी के घर में 3 व्यक्ति रहते हैं तो 3 बार नल चालू होगा, परिवर्तन किधर? 3 बार होगी। हो गया, जितनी बार नल चालू होगी उतनी बार पड़ती परिवर्तन। और परिवर्तन किधर किसके सापेक्ष होगी? जब नल चालू होगा तो ऐसा था नहीं आपने नल चालू किया बाल्टी भर गई हो, तो वो तो समय के साथ होगा ना, गति के साथ धीरे धीरे वो पानी आता जाएगा। जिस वो आपके जो नल लगा हुआ है, टुंडी लगी हुई है, उसमें जो पानी आएगा उसकी रफ्तार से आएगा।
तो वो धीरे धीरे आता जाएगा, नल बढ़ता जाएगा, वो गति हो रही है, गति के साथ पानी आ रहा है, टाइम के साथ पानी। इसका मतलब जहां नल में पानी आ रहा है उसमें वो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष हो रही, समय के सापेक्ष। और नल की कहीं ना कहीं टंकी की हाइट होगी, आप सपोज ये टंकी की हाइट यहाँ है, तो धीरे धीरे जैसे पानी होता है, ऐसा थोड़ी होता है सीधा ये सब, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है। जैसे टंकी खाली हो रही जैसे धीरे 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 से धीरे धीरे होगी, धीरे 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 खाली हो रही, ऐसा है। एक समय के लिए आप टूटी बंद कर दोगे तो पानी यहाँ आके रुक जाएगा, वापस पानी भर दिया आपने तो ऊपर चला जाएगा, जैसे पानी वापस खाली हो रहा 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 यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हाइट नहीं थी क्या? अरे सोचो, देखो इमेजिन करो, ये हाइट है, हाइट में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा, धीरे धीरे चेंज हो रहा, देखो रेट ऑफ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कभी यहाँ रोक दिया आपने तो ये परिवर्तन किधर, यहाँ रुकी। नल कहाँ लगाओ, नल यहाँ लगाओ, देखो ये सोचो आप, नल यहाँ लगाओ, ये नल है, ये नल की तरफ निकल रहा है, ऐसे पानी इधर निकल रहा है, तो पानी यहाँ था, अब नल चालू किया आपने, ये सपोज नल चालू हो गया, तो धीरे धीरे वापस नल बंद कर दिया, यहाँ रुका, वापस किसी ने आगे नल चालू किया, यहाँ आएगा, वापस नल बंद कर दिया, ठीक है, समझते जाना। वापस किसी ने नल चालू किया, पानी यहाँ नल बंद कर दिया। अब एक समय ऐसा हो गया नल बंद ही है यहाँ तक, तो परिवर्तन किधर आई है, देखो परिवर्तन कहाँ हुआ, परिवर्तन पानी यहाँ था, टंकी, अरे टंकी कम नहीं हो रही, ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं होगी सर टंकी कम हो रही, टंकी के पानी का बहाव की बात कर रहा हूँ, टंकी का पानी, टंकी ऊपर बनी हुई, टंकी में पानी यहाँ तक है, टूंटी चालू की, यहाँ आ गया, टूंटी बंद कर दी, टूंटी चालू कर दी, यहाँ आ गया, तो पानी की जो हाइट है ना वो यहाँ पहुंची है, टंकी तो वही है। अब बच्चे ये नहीं सोच रहे सर टंकी घट रही है क्या, टंकी कोई घटती है क्या घर पे, ऐसा टंकी घटेगी तो रोजाना टंकी लेके आओ, आपको टंकी वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए, ये परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, हाइट में। तो इसका मतलब इसको आप dH अपॉन dt नहीं लिख सकते क्या, dH अपॉन dt, क्यों, डिफ्रेंसिएशन ऑफ h विथ रेस्पेक्ट टू t, h का अवकलन हुआ किसके सापेक्ष, एक्स टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, धीरे धीरे वो घट रहा है। मैं सारी चीजें लिखने वाला हूं बोर्ड के ऊपर एक एक आपको, पहले अभी अगली जो हेडिंग होगी ना, पहले मीनिंग ऑफ dy बाई dx ही होगा, फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ये सारी चीजें दो बार अलग लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जब dy बाई dx का मैथमेटिकल मीनिंग, गणितीय अर्थ। अब गणितीय अर्थ क्या होता है, गणितीय अर्थ मान के चलिए कि कोई फंक्शन है y इक्वल में साइन x, कोई फंक्शन क्या है y इक्वल में साइन x, इसका जब बच्चा dy बाई dx निकालता है तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस x होता है। अरे क्या होता है, साइन x का कोस x होता है। अब आपको सर अभी तो बता ही नहीं है, तो आ जाएगा, ये तो बेसिक सा वर्ड है जो आपके फिजिक्स में आ गया होगा, मैथमेटिक्स में, y बराबर साइन x है तो dy बाई dx उसका कोस x आता है। अब ये देखो मैथमेटिकली मीनिंग हो गया, इसका गणितीय भाषा में चेंज हो गया। अब ये सोचो अगर कहीं लिखा है 3x², या आप सोचो y बराबर लिखा है x², तो इसका बच्चा पक्का कहेगा कि इसका जो dy बाई dx आएगा वो 2x आएगा। कितना आएगा, 2x। x² को आपने 2x में बदल दिया तो ये गणितीय चेंज हुआ है, मैथमेटिकली मीनिंग आया इसका, गणितीय अर्थ है। बात आ गई समझ में? तो उम्मीद है यहाँ तक प्रत्येक विद्यार्थी, मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। कोई बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये बातें बताने से क्या होगा, मुझे तो अवकलन करना सीखो। आएगा भाई, चिंता मत कर तुम, सारी चीजें आएगी। ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो इस क्लास के बाद आपको नहीं आएगा, पक्की बात है। तो एक बार आप इनके बारे में कर लें, मीनिंग ऑफ, ये कैलकुलेशन ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx। ये जब मैं अवकलन पूरा डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा, फॉर्मूला लिखवाना, उसके अंदर दोनों चीजें हो जाएगी। पहले मीनिंग ऑफ dy बाई dx, उसके 3 मीनिंग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ, फिजिकल मीनिंग, भौतिकी अर्थ, या भौतिक अर्थ एक ही बात होती, और मैथमेटिकली मीनिंग, गणितीय अर्थ। मेन पढ़ना ये, इस बात को ध्यान रखना। तो तीनों के बारे में बड़े तरीके से डिस्कशन करते हैं। एक बार आप ये देख लें, अगली स्लाइड में मैं लाता हूं आपके लिए मीनिंग ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx का अर्थ। अब देखो पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ dy बाई dx। तो हमारी जो अगली हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है मीनिंग ऑफ dy बाई dx। समझ आना, हिंदी मीडियम के बच्चे भी, ये तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। ये तो हो गया, नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ज्यामितीय अर्थ। ठीक है सर, ये होता क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या एक्चुअल। मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ से समझा देता हूँ आपको पूरी चीज।
ये x होता है x डैश, ये y और ये y डैश, और ये मूल बिंदु होता है। सपोज दैट कोई आपके ऐसे ये कोई ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ, और ये ग्राफ है किसका, समझ लेना कोई बिंदु पर है किसी के ऊपर। मैं इस ग्राफ को नाम दे देता हूँ, ये जो ग्राफ बना ये बड़ा, ये y बराबर एपेक्स का ग्राफ है। y बराबर किसका ग्राफ है, एपेक्स का। समझने का प्रयास करें साहब, कोई ऐसे ग्राफ जा रहा है और इस ग्राफ के ऊपर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास यहाँ एक बिंदु आ गया, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ P, और P बिंदु होगा x, y। भाई चतुर्थांश के हिसाब से ही होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से कोई पॉइंट ले लिया। फिर ये ऐसे मैंने कोई स्पर्शरेखा बना दी, टेंजेंट लाइन। क्या बना दी मैंने आपके लिए, स्पर्शरेखा। मैं लिख रहा हूं समझना पर, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही, देखो यहाँ P, x। ये जो है ना ये आपकी एक स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट लाइन। ये तीन मीनिंग समझ लें आप लोग, फिर मैं आपके है ना अवकलन डिफरेंशिएशन पे भी आ रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 20-25 मिनट हो गए, क्या समझा रहे हो, मैं तो अवकलन सिखाऊं। अरे सिखा दूंगा सब, पहले कम से कम पता तो होना चाहिए dy/dx का मीनिंग क्या होता है। किसी ने पढ़ लिया कि हाँ अवकलन आता है, डिफरेंशिएशन हाँ आता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। किसी ने पूछ लिया मीनिंग बता दे इसका क्या, तो आपको कहना चाहिए सर परिवर्तन की दर हो रही है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है हमारे अंदर। आप अपने एग्जाम्पल दो, दुनियादारी में एग्जाम्पल पढ़े वो सारे देने पड़ेंगे ना। सीधा मैं केवल आपको कोई क्या नहीं थोड़ी बनाना कोई किसी चीज़ों का। ठीक है, ये तो स्पर्शरेखा होगी। आपको पता है यहाँ एक कोण बना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ये कोण बन गया, देखो ये। और एक बात बताओ, ये स्पर्शरेखा की इस टेंजेंट लाइन की स्लोप नहीं है क्या, ढाल नहीं है क्या, ये ढाल है, इसको क्या बोला जाएगा, ढाल। यानी कि ये आपके स्लोप है, और इस स्लोप को क्या बोला जाता है, dy/dx। ओहो सर, इसका मतलब ये dy/dx यहां से निकल के आएगा, मैं कहूंगा एग्जैक्ट। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक dy/dx आई ही नहीं। dy/dx की उत्पत्ति यहां से हुई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, इसके ज्यामितीय अर्थ से। कोई भी वक्र हो सकता है, कोई भी आपके ग्राफ हो सकता है ऐसा बना हुआ, कुछ भी कितना ही दूर जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप कितना ही कर दो चाहे इसको, ये से अनंत की ओर अग्रसर हो गया, और इस वक्र के ऊपर, इस कर्व के ऊपर आपने कोई पॉइंट ले लिया Px, y, यहां से आपने एक स्पर्शरेखा टेंजेंट लाइन बनाई। तो टेंजेंट लाइन इस x एक्सिस के साथ, इस x अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, कुछ ना कुछ। ये देखो झुकी हुई है, झुकी हुई का मतलब ढाल के साथ झुकी हुई है, ये कुछ ना कुछ ढाल के साथ झुकी हुई है। इस ढाल को इंग्लिश में स्लोप बोला जाता है, और इस ढाल और स्लोप का मीनिंग क्या होता है, dy/dx। क्या मीनिंग होता है, dy/dx। ओहो सर, इसका मतलब ये जो dy/dx होता है, ये जो आपके dy/dx होता है, वो किसी स्पर्शरेखा की ढाल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मैं कहूंगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट x, y। ये किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की ढाल होती है, dy/dx का मीनिंग ये है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं लिख रहा हूं, चिंता ना करें। ये जो है ना, ये सब ये है किसी बिंदु x, y पर, किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की ढाल। dy/dx का मतलब होता है किसी बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट x, y। बात समझ में आई या नहीं? हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं साहब, बहुत रिसर्च लगी इन चीज़ों को करने के लिए। ऐसा बातों से काम थोड़ी हो गया कि हाँ सीधा मुंह उठा के चला आया। आप तो मन में सोच रहे होंगे कि हाँ नहीं कुछ नहीं है, कर लेंगे सर, सीधा उस पर नहीं आ रहे। टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। ये तो किताब में पढ़े फॉर्मूले वगैरह, ये कहाँ है? आपने कभी नाम सुना डिफरेंशिएशन में लेबनीज और काम आए थे न्यूटन? नाम ही नहीं सुना। लेबनीज तो आपके बच्चों के दिमाग में भी नहीं आता है। और लेबनीज ने भी एक नियम दिया था, आगे बताऊंगा मैं। अगर आप dy/dx निकालते और 2 गुणा आ जाता है, साइन एक्स कोस एक्स आ जाता है, तो आप उसके ट्यूशन से नहीं करते हो क्या? वो u.v वाला पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन,
प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, वो गुणन नियम होता है, वो लेबनीज नियम ही है। हाँ लेबनीज रूल ही है, वो ध्यान रखना। आगे जाकर मैं बताऊंगा सारी चीजें कि कौन सा वर्ड क्या है। इसका मतलब सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामिति अर्थ तो हमें समझ में आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसके। हम कोई भी एक वक्र बनाएंगे, ये किसी भी अक्ष के साथ ये जो स्पर्श रेखा बनेगी वो उसकी ढाल यानी स्पर्श रेखा यानी ढाल यानी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। dy बाई डी एक्स किसी स्पर्श रेखा की ढाल को रिप्रेजेंट करता है। जो dy बाई डी एक्स होता है वो स्लोप वो पे टेंजेंट लाइन है, किसी भी टेंजेंट लाइन की स्लोप यानी कि ढाल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सामने ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ज्यामिति अर्थ आ गया। बोलिए सर, कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ में नहीं आई, बोलो, आराम से देख लो। ये मीनिंग है dy बाई डी एक्स एक्चुअल में आया कैसे है? y का चेंज हुआ किसके विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इस लाइन के साथ में। ऐसी खूब सारी लाइनें आपने कहीं इधर से ऐसे बना दी तो भी dy बाई डी एक्स, मतलब जो स्पर्श रेखा जहां पर वैसे झुकी भी होगी ना यहाँ इसके साथ ये ऐसे कोई है, ये जो बीच में एंगल बन रहा है वही dy बाई डी एक्स है, ढाल यानी स्लोप है। ये 11th क्लास का पूरा टॉपिक होता है हमारे, स्पर्श रेखा करके चैप्टर है, नहीं सरल रेखा करके, स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर है 11th क्लास में मैथमेटिक्स में, उसमें ज्यादा पढ़ाया जाता है। एक बार आप ये ध्यान रखें। चलिए सर, पहला तो समझ में आ गया बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं। अगला है फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ। ठीक है सर, समझना। सपोज दैट मेरे पास कोई एक कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर में सपोज दैट पूरा पानी भरा हुआ, एक बार समझना, पूरा क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ था कंप्लीट यहां तक, और मैंने यहां होल कर दिया। इस होल से क्या ऐसे पानी बाहर नहीं निकलेगा क्या? अरे बोलो, ऐसे पानी बाहर ही तो निकलेगा इस होल में से। इस होल में से पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। समझना, एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने पूरे यहां तक एक टंकी मान लो, इस टंकी में पूरा यहां तक जितनी इसकी कैपेसिटी, जितना इसका आयतन था, पूरे के अंदर क्या भरा हुआ? एक पानी भरा हुआ। इस पानी को धीरे धीरे क्या कर दिया? एक होल कर दिया। एक सपोज आपने कोई होल करके उसको खाली छोड़ दिया, तो टंकी क्या खाली नहीं होगी क्या? धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, और सपोज दैट एक जगह ऐसा हुआ कि यहां आने के बाद मैंने नल को क्या कर दिया? यहां बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। इसका मतलब पानी यहां आकर रुक गया, पानी यहां आकर क्या हो गया? रुक गया। समझने का प्रयास करें सर, कंप्लीट चीजें समझना है ना। पूरा कंटेनर भरा हुआ था, यहां तक कंप्लीट कंटेनर भरा हुआ था। कंटेनर में धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है? पानी नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है, एक होल के माध्यम से। एक होल है तो होल से पानी बाहर ही आएगा। आप किसी चीज में होल कर दोगे, पानी धीरे धीरे तो बाहर आएगा, चाहे उसकी गति किसी की तेज होती है, किसी की गति कम होती, तो धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा। और एक समय ऐसा हुआ कि मैंने इसको यहां बंद कर दिया, क्या कर दिया? कोई टेप वगैरह चिपका दिया, किसी से चिपका दिया, तो पानी हो गया। पूरा पानी था यहां तक आ गया। पूरी हाइट कितनी थी? यहां तक थी। अब इसकी हाइट कितनी बची है? h बची है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? परिवर्तन तो हो तो रहा, t में भी हो रहा है, h में भी। क्या आप साहब इसको ऐसा नहीं लिखेंगे क्या? इसका मतलब है dh/dt। ऐसा क्यों? परिवर्तन तो किस में आया? h में आया। क्यों? इसकी हाइट यहां तक थी साहब, इसकी हाइट यहां थी, हाइट धीरे धीरे इस होल की वजह से हाइट यहां आ गई, तो परिवर्तन किस में हुआ? h में हुआ। किसके सापेक्ष हुआ? किसके रेस्पेक्ट में हुआ? आप कहेंगे सर विथ रेस्पेक्ट टू हुआ, t के सापेक्ष। ओह साहब, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें एक हल्का सा चेंजेज आया, इंस्टेंट चेंजेज जिसको बोला जाता है, अचानक से एक चेंजेज आ गया। एक हाइट पूरी थी, लेकिन किसी टाइम की वजह से, किसी नल की वजह से, जब वो पानी किसी गति से बाहर निकल रहा था, तो आपने बोला सर उसमें गति में टाइम लगा होगा। पानी में टाइम लगता है, पानी जब बाहर निकलता है तो एक समय होता है। एक टंकी भरने के लिए किसी में अलार्म भरा होता है, ये 1 घंटे के बाद भरेगा तो 1 घंटे बाद अलार्म बोलेगा, क्योंकि उसको जाकर जब टच करेगा पानी बोल जाएगा कि आपकी टंकी भर गई। तो समय के साथ पानी बाहर निकल रहा है, और हाइट के साथ उसका इंक्रीज। हाइट पूरी थी, हाइट धीरे धीरे कम हुई है, हाइट धीरे धीरे कम हुई है। इसका मतलब ऊंचाई में परिवर्तन हुआ। ये इसका मतलब है इंस्टेंट चेंज इन h। h के अंदर हाथों हाथ ही परिवर्तन आ गया।
एच के अंदर क्या हो गया, हाथों हाथ परिवर्तन आ गया और एक परिवर्तन हो गया dH/dt। बात समझ में आई या नहीं? गति के सापेक्ष, गति किसमें समय लगेगा, तो एच का परिवर्तन हो रहा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन ऑफ एच विथ रेस्पेक्ट टू टी। एच में परिवर्तन आया, एच में रेट ऑफ चेंज आया, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष आया, एच टी के सापेक्ष आया, समय के साथ। क्योंकि अगर ये होल पूरा करता ही नहीं तो पानी यहां था, पानी कम हो ही नहीं रहा। तो आपने 5 मिनट टाइम चलाया, 5 मिनट तक चलाया, तो हाइट धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी ना, यहां नहीं पहुंच गई, यहां पहुंच गई होगी। इसका मतलब हाइट यहां थी, हाइट में परिवर्तन आया, ये पानी धीरे धीरे यहां पहुंच गया और आपने बंद कर दिया। तो एच में परिवर्तन आया 5 मिनट के सापेक्ष। मिनट का मतलब चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम आपने टाइम के साथ, और ये लिखा इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है हाथों हाथ ही परिवर्तन आया, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों के सामने हाथों हाथ परिवर्तन हो गया। क्या आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ और भौतिकी अर्थ यानी भौतिक अर्थ समझ में आया या नहीं आया? बोलिए सर। आपको कम से कम वहां हाँ भरनी पड़ेगी कैमरे के सामने। मैं आप फोन तो बोलेगा नहीं मेरे सामने, आपको कम से कम मन में सोचना पड़ेगा सर जो चीज समझा रहे हो छपरी है दिमाग में एकदम। इससे धीरे, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स वाले बच्चे जो 11th में बायो लेके बैठे हैं उनके लिए तो वरदान साबित हो गए, रामबाण तरीका आपके लिए, तो रामबाण तरीका मान के चलिए इस बात को आप। ठीक है, तो उम्मीद है अवकलन डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग ऑफ dy/dx हमने शुरू किया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ आपके सामने निकला। ज्यामितीय अर्थ ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी स्पर्श रेखा की ढाल को यानी स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल मीनिंग आप में कोई भी परिवर्तन देखा होगा अपने सापेक्ष, जो भी टाइम के सापेक्ष, आप टाइम के सापेक्ष आप में भी परिवर्तन होगा धीरे धीरे। अभी आप युवा हो, युवा से थोड़े से आगे बढ़ोगे, एज के साथ बाल व्हाइट होने शुरू हो जाएंगे। ये परिवर्तन है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो एक किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ था, होल किया, टाइम के साथ होल, पानी बाहर निकला, यहां से पानी यहां पहुंच गया। इसका मतलब इसकी ऊंचाई यहां तक थी, ये ऊंचाई यहां पहुंच गई। तो ऊंचाई यानी हाइट में इंस्टेंट चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके नंबर 3, मैं 3 नंबर यहां समझा देता हूं आपको, और वो है मैथमेटिकल। अब चिंता मत करो, मैं आपके वहीं आ रहा हूं जो आप सोच रहे हो ना सर वो हमें तो अवकलन करना और सीखा, डिफरेंशिएशन होता कैसे। बिल्कुल सर, मैथमेटिकल मीनिंग, गणितीय अर्थ, ये तो कोई ज्यादा इतना नहीं, ये तो हम पूरा यही पढ़ना है हमें, अभी तो कंप्लीट ये चीजें पढ़नी है, नया कुछ भी काम नहीं करना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 2 एग्जाम्पल लेके सीधा सिंपल सा। कोई एग्जाम्पल आपने ले लिया कि आपके पास y इक्वल में है x³ ले लो, सपोज दे, क्या ले लो, x³ ले लो, तो इसका जो dy/dx निकलेगा वो 3x² करके निकलेगा। वो आपको पता है, मैं रूल लिखवा दूंगा, वो घात आगे आएगी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी ऐसे। और एक आधा एग्जाम्पल और को ले, y इक्वल में आपके पास सपोज दे 10x है, तो इस 10x का जो डिफरेंशिएट होगा, अवकलन होगा, वो sec² x हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक तीनों जो मीनिंग ऑफ dy/dx हमने शुरू किया था वो आपको कोई दिक्कत है। अब हमें जो आगे बढ़ना है ना, इस चीज को हम भूल जाएंगे, हमारा जो काम है वो इसको पढ़ना। ये x की पावर 3 का ये क्यों हुआ, ये पावर कब आगे आती है, कब वो a की पावर x में ही रहती है, ये 10x का sec², ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या डिफरेंशिएट होते हैं, सारी बातें आगे आने वाले 10-15 मिनट में मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, कंप्लीट उनकी डिस्कशन करेंगे। बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, सामान्य सूत्र जिसको बोला जाता है। उम्मीद है आपको हमने एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा एक पॉइंट शुरू किया था, मीनिंग ऑफ dy/dx, कि dy/dx का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो उसके मीनिंग में हमने 3 तरह के मीनिंग समझ ली। मैं अगर चाहता ना, ये मैं नहीं पढ़ाता आपको, कहां जरूरत थी। किसी लोगों का तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये क्या चल रहा है, ये जादू चल रहा है ना, ये ध्यान रखना। हमें इससे मतलब है मैथमेटिक मीनिंग, मैं खुद कह रहा हूं, मैं पूरा यही ये करवाऊंगा dy/dx, मुझे बाकी किससे कोई लेना देना ही नहीं, मेरा काम ही वही है। बट कम से कम एक बच्चा जो पढ़ने वाला है ना, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो IIT की तैयारी कर रहा है, उसको गहराई में उतारना जरूरी है। बहुत ऐसे क्षण ऐसे आएंगे जिसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, मीनिंग निकालने पड़ेंगे, आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मजा आता है, उसका फील आता है चैप्टर का कि हाँ एक्चुअल में ये चैप्टर ऐसे हो रहा है। वरना क्या है, ऊपर से पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया कि y इक्वल 10x होता है, sec² x होता है, रट लिया ना भाई।
जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स होता है। अब ये मैं आज की क्लास में तो आपको बताऊंगा ये इसका अवकलन होता है, बट जो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे आगे जो इस वीडियो को देखेंगे, जब हम 5.3 में चलेंगे, 5.3 जो परसों पहले दिन की क्लास होने वाले 2-3 दिन के बाद में, उसमें त्रिकोण फलनों का अवकलन निकालते कैसे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ कंप्लीट। आप सोचिएगा क्या मजा आने वाला इस चैप्टर के अंदर। मैंने बहुत मेहनत की इस चैप्टर के लिए, नोट्स लिखे हैं, बहुत शानदार काम लिखा है, तब जाकर लेक्चर तैयार हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से प्लानिंग चल रही है, तब जाकर आज इस संडे को ये लेक्चर आपके सामने रात को 8 बजे हाजिर होगा। वो प्रीमियर चलेगा लाइव की तरह, तो आपको देखना, एक एक लाइन आपको देखनी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपके सामने पूरा इस मीनिंग ऑफ dy बाई dx की कंप्लीट चीजें। आप नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ में ये लिखते जाएं एक्चुअल में होता क्या। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कभी ना कभी ये चीजें आपके काम आएगी, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। दुख दर्द हो रहा होगा कि साइंस ले ली है, चीजें समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो एक बार आप ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग और मैथमेटिकल मीनिंग, अब हम इस पे ऊपर आ गए। पूरा हमारा फोकस जो है वो इसके ऊपर रहने वाला, दूसरी कोई चीज हम नहीं पढ़ने वाला। ये है, ये आपको एक घर का एग्जाम्पल दे दिया, ये ग्राफ का दे दिया, समझ लें आप लोग। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को मीनिंग ऑफ dy बाई dx कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में पढ़ते हैं बेसिक फॉर्मूले, अवकलन के बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं क्या नहीं होते, फटाफट उनको फटाफट रिवीजन कर लेंगे। फिर मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म पढ़ा के फिर इतने सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार आप ये देखें, अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लाता हूं बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो पढ़ते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले, क्या अवकलन के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा साहब, है ना। क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं आराम से। अगली जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है अवकलन के सामान्य सूत्र। बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। आराम से समझना, हम टोटल 19 या 20 फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको ये 19 या 20 फॉर्मूले याद हो जाते हैं, आप मान के चलिए अवकलन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इतना सिंपल है, केवल कंसेप्ट आना चाहिए उसका। इसमें श्रृंखला नियम, चेन रूल भी आएगा, हम सारे करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवाता जाता हूं और फिर उसके क्या करवा देता हूं, एग्जाम्पल। अब साइन एक्स कोस एक्स वो ट्रिग्नोमेट्री वाले बाद में करवाता हूं, पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूले करवा देता हूं, इनका क्या होता है। फिक्स याद करने, मम्मी रात को 2 बजे उठा के पूछे, आपको चाहे 3 बजे उठा के पूछे, आपको चाहे कोई दोपहर में पूछ ले, मैं कहीं मिलूं, आपको गांधी चौक में मिल जाऊं नागौर में, वहां मैं पूछ लूं, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। वो फिर उसमें ऐसा आनाकानी नहीं चलेगी, सर मेरे को याद नहीं हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि फिर मैं कहीं लिखूंगा ना साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया, तो फिर कहेगा सर ये कहां से आया, ये एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला कहां से आया, ये मैंने जब लिखवाया उस समय याद करना था। और अगर उस समय याद नहीं हुआ है उसका मतलब गड़बड़ है, पूरा ही मामला डिसमिस। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चे हो, समझदार इंसान हो, तभी साइंस ली होगी, कहीं ना कहीं अकल है आप लोगों में, और अपने भविष्य के साथ आप कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं करने वाले। तो आप अपने लिए मेहनत तो करोगे, ये तो मुझे पक्का लग रहा है, और मेहनती बच्चे हो इसीलिए ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि वरना दूसरों के पास टाइम नहीं है। आप रील्स देख लो जाके, हैं गाने देख लो, ऐसा नहीं करना है ना, पढ़ाई करो, ध्यान देना। चलिए सर शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक फॉर्मूले से। अगर आपके पास है y बराबर क्या दे रखा है, x की घात दे रखा n, समझते जाना, मैं सब एग्जाम्पल दूंगा एक एक का, प्रत्येक का चिंता मत करो। कोई ऐसी चीज है जिसमें x की घात क्या है, n है, मेरी बात समझना। x की घात n का मतलब और a की घात x में फर्क होता है। x की घात n का मतलब है, मैं अगर यहाँ एक साइड में वर्ड लिख दूं ना, जहां x बिलोंग करना चाहिए q को, q मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। q का मतलब होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। यहां जो x होगा ना, कौन जो x होगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
परिमेय संख्या में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका रूल होता है ये जो पावर है वो आगे आ जाती और फिर x का x रहता और एक पावर क्या हो जाती? कम हो जाती। पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती। समझना सर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, किसी भी हालत में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं कैसे। मुझे भले ही टाइम लगो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीख आके जाऊंगा चीजें आपको। मुझे सपोज दैट x की घात 4 का अवकलन करना। किसका अवकलन करना सर? x की घात 4 का। एक काम करो, ये x तो नहीं, x तो यही रहेगा, आप यहां n लिख दो। क्या लिख दो? n बिलोंग्स टू q लिख दो, सही रहेगा। n बिलोंग्स टू q, क्योंकि n कोई आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ऊपर हर बार घात आनी चाहिए। आप ये सोचो, ये क्या, देखो आप समझ रहे इस चीज को, चर की घात अचर, चर की घात अचर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। आप सोचो कि इसका उल्टा कर दूं तो उल्टा आप सोच रहे हो 4 की घात क्या हो जाएगी? x। यहां मामला गड़बड़ हो गया, यहां कोई पावर आगे नहीं आती है, कोई कम नहीं होती, ध्यान रखना। अगर x की घात 4 वेरिएबल की पावर अचर, चर की घात अचर, चर की घात अचर है तो ये फॉर्मूला लगाना है। और यहां है अचर की घात अचर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अचर की घात अचर, चर की घात अचर, अचर की घात चर, चर की घात अचर, अचर की घात चर। ये कंपैरिजन अगर आपके नहीं हुआ ना, अब एक बात बताता हूं आपको, ये एप्लीकेशन है। मैंने एक शुरुआत में वर्ड बोला था, कैलकुलेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, वो तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं। एक एप्लीकेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, आपको कम से कम अप्लाई तो करना आना चाहिए कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, इसमें कौन सा लगाना, वरना मतलब ही नहीं। मैं बताऊंगा आगे जाकर, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है? तो समझना। चलिए सर, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है और इस आंसर में मुझे अगर चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से होगा ये जो पावर है वो आएगी आगे, पक्की बात, ये पावर आएगी आगे, फिर x लिखा जाएगा और जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। समझना सर, पावर आएगी आगे, जो पावर है उसमें से एक कम कर दो। थोड़े दिनों बाद में कम करने से तो ही बोलोगे 4x की घात 3, इतना स्पीड हो जाएगी, लेकिन अभी समझना। चलिए सर, तो dy बाई जो dx आने वाला है आपके सामने, वो आएगा 4x, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये इसका dy बाई dx आएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, बात समझ में आई या नहीं आई? y बराबर x की घात 4, चर की घात अचर। समझना है, चर की घात अगर अचर हो, वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये लगाना। ये देखो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि n बिलोंग्स टू q कह दिया ना, इसका मतलब q कोई ना कोई नंबर है, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का, किसी का ही हो सकता है। इसका मतलब ये बाद पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। चलिए सर, एग्जाम्पल और लेते हैं अभी इसका, इतना जल्दी काम नहीं करेंगे, सीधा आगे वाले फॉर्मूले में चल जाए, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं। y बराबर 2x की घात 10। क्या लिखा है? y बराबर 2x की घात 10। समझने का प्रयास करें सर, इसका क्या करना है? इसका हम करेंगे dy बाई, जब हम dx निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? dy बाई dx। समझना, ये वैल्यू कोई नहीं, ये वैल्यू तो बाहर रहेगी, पहली बात तो ये वैल्यू तो बाहर है। अब ये देखो x की घात 10, x की घात n जैसा नहीं है क्या? x की घात 10, x की घात n जैसा, इस प्रकार का। इसका मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब समझना आप, इस चीज का मतलब, इस चीज का मतलब ये समझना कि 10 आएगा आगे, बिल्कुल आएगा साहब, 10 आएगा आगे और फिर x बचेगा और 10 में से एक घात हो जाएगी कम। क्या किया? ये 2 एज इट इज रखा साहब, इस 2 को एज इट इज, ये तो एक अचर गुणा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक फिक्स अचर राशि है जिसको आप अदिश गुण संख्या, वो राशि बोलते हो, अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, वो बाहर रह जाएगी। और x की घात 10, x की घात 4 की तरह बिहेव करेगा, आपके साथ व्यवहार करने वाला है। तो x की घात 10 का मतलब 10 आगे आएगा और 10 में से एक घात कम होगी। ठीक है सर, इसके बाद का प्लान क्या बनेगा? इसके बाद का प्लान बनेगा dy बाई dx। तो ये दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा और x की घात 10 में से एक जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल उत्तर आ गया सर। बात गई या नहीं गई दिमाग में? ध्यान रखना, इस प्रकार से काम करना है। घातों का कैसे? दूसरी बात, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सर ये आप प्लस का ही प्लस का ले रहे हो, घात माइनस तो लेके देखो।
मैं कहूँगा आप माइनस का क्यों सोच रहे हो सर, आपने तो बोला ये रेशनल नंबर है, परी में संख्या, तो परी में तो प्लस माइनस के कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल राइट बात है आपकी। ठीक है सर, y बराबर मैं लेता हूँ यहाँ से आपके पास x की घात -6। अब तो राजी हो गए आप लोग, माइनस ले ली, हाँ कहोगे सर हमें कंसेप्ट समझना, आप कम से कम एग्जाम्पल ऐसे दो, आप बोल नहीं सकते मेरे मन में मैं कौन सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। चलिए सर ध्यान देना इधर, dy/dx कोई मतलब नहीं, हमें तो पावर वाले से मतलब है। क्या होता है, किसी x की घात, चर की घात अचर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, फॉर्मूला वही बिहेवियर करेगा, व्यवहार करने वाला, घात आगे आएगी, घात आगे आएगी तो घात आगे होगी, फिर x, और जो भी घात है उसमें से एक कम होगा। अरे यहां गड़बड़ है, देखो समझ रहा, x की घात -6 आगे आया, बिल्कुल x की घात -6 में से -1 कम होगा। हमें मतलब नहीं है माइनस है प्लस है, हम तो ये सीख रहे हैं कि जो भी घात होगी चाहे वो प्लस की है चाहे माइनस की, हम तो उसमें से एक माइनस करने वाले, जो भी घात होगी उसमें से कितना माइनस करने वाले, एक माइनस करने वाले। तो हमारी घात कितनी, -6, उसमें से एक कम कर दिया। चलिए सर, तो आपके पास जो फाइनल dy/dx बनेगा वो बनेगा -6 x की घात, क्या ये -7 नहीं बनेगा क्या? अरे ये x की घात -7 नहीं बनेगा? -6 -1 दो संख्याएं माइनस में होती है, जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो -6 -1 हो गया -7। बोलो साहब, क्या किसी को इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या? क्या आप इसको अप्लाई करना सीख जाओगे? कब करना है मैं आपको वापिस कह दूं, उल्टा भी लिखा जा सकता है। ये x की घात 10 लिखा है, इसको 10 की घात x भी लिखा जाता है। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे लाल और लालियों को? बोलो साहब, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा? कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, हमें भागना है ही नहीं, हमें सीख के जाना, हमारा मेन मकसद है सीखना, भागना नहीं। तो एक बार आप ये देखें, आराम से हो गया होगा क्लियर। ठीक है, यहां तक हो गया? कोई फॉर्मूले में दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आपको कम से कम अप्लाई करना आना चाहिए। ये एप्लीकेशन ऑफ dy/dx जो वर्ड लिखा था उसका अब मीनिंग निकल के आ रहा है कि कम से कम आपको ये तो पता रहे कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। तो उम्मीद है x की घात n, जिसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होगा n x की घात n -n, घात आगे लानी है और एक घात को कम करना है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, अभी तो मैं इसमें चल रहा हूं, आगे बहुत चीजें आएगी, बहुत चीजें। अभी sin x² का भी करना, sin² x का भी कैसे होता है, वो धीरे धीरे। तो उम्मीद है पहला जो सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा बेसिक फॉर्मूला, उसका कंप्लीट कंसेप्ट आपके हो गया होगा क्लियर। चलिए सर, दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा मैं लिख रहा हूं आपके लिए? दूसरा फॉर्मूला है y बराबर कॉन्स्टेंट। y बराबर आपको क्या लिखना है? कांस्टेंट। यानी कि अगर y बराबर आपके सामने अचर संख्या कोई लिखी है तो उसका अगर आपको dy/dx निकालना है तो अचर का जो dy/dx होगा कांस्टेंट का, वो कितना होने वाला है साहब? 0 होने वाला है। अचर यानी जो कांस्टेंट लिखा जाएगा उसका जो अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर y बराबर आपके सामने लिखा है 10, कितना लिखा है? y बराबर क्या लिखा है? 10 लिखा है। तो 10 आपका कांस्टेंट यानी कि अचर है, तो इसका जो dy/dx निकल के आएगा सर, वो डायरेक्ट कितना उत्तर देने वाला है? 0 देने वाला। कितना देने वाला है? 0 देने वाला। इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरे शेर और शेरनियों को जो सूत्र नंबर हमने 2 लिखे हैं बेसिक फॉर्मूला के अंदर, 2 सूत्र हमने इस फॉर्मूले को बढ़िया डिटेल से सीखा है। ये सिंपल सा है, कोई भी नंबर प्लस का, माइनस का, 0 हीरो कुछ भी हो, उसका अवकलन हमेशा ही 0 होगा। 10 हो चाहे +10 हो, चाहे माइनस का 100 माइनस का 1000 हो, 1/2 हो, 0.5 हो, सबका जो अवकलन होगा वो अचर यानी अगर आपके सामने कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उसका अवकलन सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रत्येक विद्यार्थी की बात समझ में आई होगी कि अवकलन के सामान्य सूत्र बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन के 2 फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब चर की घात अचर हो। चर की घात क्या हो? अचर। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तब आप ये लगाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, x की घात 4 को मैं 4 की घात x भी कर सकता हूँ, वो बाद में करने वाला हूँ। अभी यहाँ बिल्कुल आप सोचे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत लाना, कुछ ऐसा हो भी हो सकता है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को दोनों फॉर्मूले एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगली स्लाइड में कुछ फॉर्मूले और डिस्कशन करते हैं, तब तक आप एक बार इनको लिखने का कष्ट करें।
अब देखो बेसिक फॉर्मूले में कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं। अभी हमने 2 फॉर्मूले पढ़ दिए थे, एक्स की पावर n का और कांस्टेंट का यानी अचर का। नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 में आपके सामने 2 सबसे बढ़िया फॉर्मूले हैं। एक तो y बराबर है a की घात x, और एक आपको ध्यान रखना है y बराबर है e की घात x। ये लाजवाब फॉर्मूला है, ध्यान रखना, आपको इनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना साहब क्या है। y बराबर a की घात x का अवकलन होता है, लेकिन ये जो y बराबर e की घात x है ना, ये एक धीट फंक्शन है, धीट फलन है कि मतलब मान के चलो ये किसी के सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ये सुनने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है। y बराबर e की घात x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, सुनिएगा ध्यान से, e की घात x कोई एक ऐसा फलन है, कोई एक ऐसा फंक्शन है आपके जिसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन और अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन e की घात x ही होता है। ये धीट होता है, ये कहता है मेरे अंदर कुछ चेंज है ही नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, आप चेंज ला ही नहीं सकते। आप क्या नहीं ला सकते? चेंज, मतलब दुनिया की हर चीज में चेंज आ सकता है। कोई सपोजेड लोहे की वस्तु है आपके पास, कोई लोहे की वस्तु को आपने बाहर रख दिया, तो जब बारिश आएगी ना, तो जब पानी गिरेगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी जंग लग जाता है, तो उसमें भी परिवर्तन आया, मतलब समय के साथ उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब कोई भी चीज, कोई चीज बाहर रखोगे, अंदर रखोगे, कोई पुरानी चीज है, नई चीज है, वो पुरानी होगी, पक्का होगी, वो तो कहीं ना कहीं आपको इस नया शर्ट लेके आज से 10 दिन बाद वो पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो परिवर्तन आ रहा है। वो तो सृष्टि का नियम है ना परिवर्तन, तो वो परिवर्तन आ रहा है। बट ये एक ऐसा फंक्शन है, धीट फंक्शन मान लो इसको, ये कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आप चाहे कुछ भी कह लो मेरे बारे में, मैं तो e की घात x का क्या दूंगा, e की घात x ही दूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लेना। मेरे अंदर चेंज ऑफ रेट, परिवर्तन किधर है ही नहीं, मैं ऐसा ही हूं, है ना। पत्थर दिल मान लो इसको, चाहे आप, ये चेंज होने वाला नहीं, किसी के लिए चेंज होने वाला नहीं। तो y बराबर a की पावर x तो चेंज होगा, लेकिन e की पावर x का आप चाहे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, कुछ भी करें, नो चेंज, धीट फंक्शंस है, ये ध्यान रखना। चलिए सर, तो इसके बारे में आपके पास ध्यान होना चाहिए कि जो dy बाई dx होता है a की घात x का, वो होता है a की घात x मल्टीप्लाई में log बेस, ये बेस e है और ये a जो यहां आया, इस बात को ध्यान रखना। चलिए सर, क्या याद रह जाएगा प्रत्येक बच्चे को? अभी मैं इसका क्वेश्चंस करवाता हूँ कैसे होगा ये, चिंता मत करो आप लोग। और ये तो धीट है वैसे भी, तो धीट के साथ तो धीट जैसे व्यवहार करूँ मैं आपके, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर x का क्या बन जाएगा, e की पावर x बन जाएगा। मुझे नहीं लगता प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए कि y बराबर a की घात x है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो a की घात x गुणा log बेस ई ए, ये बेस है, ध्यान रखना ई। चलिए सर, अब कैसे इसके एग्जाम्पल कैसे काम करेंगे वो समझना। इसका तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, ई की पावर एक्स कुछ भी नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा इस कैसे है। ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं चेन रूल, श्रृंखला नियम से होंगे, तो मैं अभी बताने का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपको फालतू ऐसी कोई चीज में धकेल दूं इसे। चलिए सर, इसके एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल, y बराबर सबसे बड़ी एग्जाम्पल 10 की घात x, पक्की बात है 10 की घात x। अब ये सोच के देखो, अगर मैं इसको साइड में ऐसा लिखता y बराबर x की घात 10, आपको फर्क नजर आ रहा है? फर्क नजर आ रहा है? देखो, जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, अदल बदल हो गया, परिवर्तन हो गया इसके अंदर। तो ये जो होगा वो इसके हिसाब से होगा। कैसे? आप सोचें, ये जो चीज है ना, वो अचर की घात क्या है, चर है। अचर की घात क्या है, चर। अचर की घात चर, इस बात को ध्यान रखना। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट बोल रहा हूं आपके सामने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कह रहा है ना, वो कह रहा है अचर की घात चर, कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल। तो ये भी देखो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अचर की घात चर है, लेकिन ये तो चर की घात अचर है। चर की घात अचर, इसका सबको पता है सर, 10 आगे आएगा और एक घात कम हो जाएगी, मतलब 9। मैं इसका उत्तर तो ये दे सकता हूं, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है बताने का। मैं तो आपको कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूं कि आपको सोचना कहां, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx जो वर्ड लिखा था ना, आपको अप्लाई कहां करना वो बता रहा हूं। चलिए सर, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, इस पर बता दें। इसका आप dy बाई dx निकालेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा साहब, क्या आएगा। ये a का काम कर रहा है, a की घात x। a की घात x का अवकलन क्या होता है, a की घात x log बेस e, log बेस e, और a होता है, a का काम कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। लो सर,
10 की घात x का जो अवकलन आया वही है। कोई समस्या? अरे बोलो कोई समस्या क्या? y बराबर 10 की घात x इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। चर की घात अचर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वो अलग बात थी, x की पावर n वाला। यहां ये a की घात x है, इसका मतलब अचर की घात चर है। अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो आपको a की पावर x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर a का काम 10 कर रहा है तो 10 की पावर x log बेस e 10। कोई ऐसा लाल और लाली जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो बोलिए, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। चलिए सर, दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बोल दिया सपोज दैट 2/3 की घात x, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एग्जाम्पल ले लो। आपको तो मेन मतलब है इसके कंसेप्ट समझने से। एग्जाम्पल तो दुनिया में हजारों नहीं लाखों पढ़े, किताबें भर रखी एग्जाम्पल से, तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठाओगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए सर, आप कहोगे सर ये भी तो देखो, अचर की घात चर है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर आना है। ये देखो अभी क्या होता है, बच्चों के ज्यादातर दिमाग क्या आता है, जब मैं इस फॉर्मूले के साथ ये लिख रहा हूँ आपको फॉर्मूला ये, थोड़े दिनों बाद जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको समझना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। वो है मेन एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, आपको सीखने का तरीका। चलिए सर, अगर आप इसका dy/dx निकालना चाहेंगे तो 2/3 की घात x का 2/3 की घात x ही रहेगा, क्योंकि a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x होता है। फिर आएगा ये आपके पास log बेस e और log a यानी 2/3। ये आ गया साहब इसका उत्तर। बोलो साहब क्या ख्याल है आप लोगों का? ऐसा कोई मान लो जिसको ये बात समझ में नहीं आई। ये a की घात x का है तो a की घात x log बेस e, ये बेस कितना है, e लिखा हुआ है, और 2/3, a का मतलब 2/3। क्या प्रत्येक शेर और शेरनी को तीसरा और चौथा सवाल समझ में आया नहीं है? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दीड फंक्शन इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? 2 फंक्शंस और हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, याद रखना। ऐसे तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, बट मुझे उसको फॉर्मूले से निकालने में कोई मजेदारी लगती नहीं है। तो y बराबर एक फंक्शन होता है 1/x, और एक आपको ध्यान रखना है y बराबर √x। आप चाहो तो 1/x को पहले वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, x की घात 1 है, एक ऊपर आएगी, उससे कर लो, फिर वो प्लस बन जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। और इसको चाहो तो √x का मतलब x की घात 1/2 होती है। उसकी बजाय आप याद करने का प्रयास करें, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ये तो मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूट वाला। dy/dx निकालना चाहेंगे तो वो आएगा -1/x²। ये आपको याद होना चाहिए किसी भी हालत में। मतलब 1/t आ गया तो माइनस का 1/t² हो जाएगा, 1/t आ गया इसका मतलब माइनस का 1/t² हो जाएगा, 1/x आ गया तो माइनस का 1/x²। सीधा याद होना चाहिए, बात ध्यान रखना। सर आप कहेंगे सर रूट वाले का क्या होता है, तो मैं कहूँगा सर रूट वाले का आपको याद रखना है dy/dx बराबर 1/2√x, 1/2√x। ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद तो आपको सारे ही करने, बट इसके बारे में आप फॉर्मूला नहीं लगाएं। अगर आपको इनको प्रूव करना है तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा। क्योंकि ये देखो √x का मतलब होता है x की घात 1/2, 1/2 आगे आएगी, कम होगी, नीचे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे, डायरेक्ट दिमाग में कनेक्शन होना चाहिए। y बराबर 1/x का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/x² होता है, और √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x। बात खत्म। नहीं, कोई चीज समझ में नहीं होनी चाहिए कि सर कैसे होगा, क्या होगा। याद मतलब याद कर लोगे इतनी बात, बिल्कुल। बोलिए सर, 4 फॉर्मूले आपकी स्लाइड के ऊपर लिखे हुए बोर्ड के ऊपर, उसको देखें, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। a की पावर x वाले के मैंने फॉर्मूले बता दी। ये दीड फंक्शन है, चाहे अवकलन करो, चाहे समाकलन, चाहे डिफरेंशिएशन करो, चाहे इंटीग्रेशन करो। ये कह रहा है मेरे अंदर कोई चेंज नहीं करना है, होते कौन हो आप चेंज करने वाले, तो हमने कह दिया मत कर भाई चेंज, और तो क्या। अब आप में से किसी विद्यार्थी को पढ़ना नहीं है तो कौन चेंज कर सकता है उसको। कह दिया जाए आपको 3 घंटे घर पे पढ़ना, वो कहे नहीं मैं तो फोन ही चलाऊंगा 3 घंटे, चला ले, तो आप धीट बन गए। इसका मतलब ये एक धीट फंक्शन है, y बराबर e की पावर x, तो y बराबर e की पावर x का dy जो dx निकलेगा वो e की पावर x ही निकलेगा। और ये 2 है जो y बराबर 1/x का माइनस का 1/x² होता है, और √x का 1/2√x होता है। इस बात को ध्यान रखें, जहां जहां √x आएगा मैं सीधा करूंगा। जैसे √sin x आ गया तो इसका 1/2 √sin x,
करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट। अब वो साइन एक्स का क्या होता है वो रूल अलग बात है, अभी आप मत सोचें वो। तो उम्मीद है प्रत्येक शेर और शेरनी को 4 आपके सामने सूत्र लिखे गए, वो एकदम बेसिक से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके 2 और बचे मेन। एक तो लॉग वाला बचा हुआ है। चलो साहब मैं आपके लिए लॉग वाला भी लिख देता हूँ अगली स्लाइड पे। ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लेते हैं, त्रिकोणमिति वाला। मैं आपके लिए 7 नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अगर आपके सामने लिखा है log बेस ई एक्स, ठीक है, इसको दुनिया वालों ने लिखने के लिए ऐसे भी लिखा है ln x, शॉर्टकट में लिखा जाता है log को ln x। किताबों में देखोगे आपको मिल जाएगा ऐसा। तो साहब इसका जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/x। क्या निकल के आएगा? 1/x। इस बात को ध्यान रखना, log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। बोलो साहब, लेकिन एक चीज और है इसमें, कंसेप्ट और ध्यान रखना आपको। नंबर 8, y बराबर, आप समझने का प्रयास करो। यहां बेस क्या है? e है। यहां x से कोई दिक्कत नहीं, यहां जो आधार है ना बेस e है। अगर आपको यहां e नजर आए तो उसका 1/x होता है, लेकिन यहां आधार चेंज हो गया है, मतलब e के अलावा कोई भी संख्या आ गई, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, कुछ आ गया, तो साहब उसका जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा उसमें आपको ध्यान रखना 1/x और log a आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ज्यादातर क्या होता है टीचर यही बताते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बहुत जरूरी फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना। मैं आपके लिए समझाता हूं पूरा है क्या एक्चुअल में। अगर आपका बेस e है और यहां कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोजेड log e 10 लिखा हुआ है तो उसका 1/10 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन बेस क्या होना चाहिए? ज्यादातर यही फॉर्मूला काम में लेते हैं, इसलिए वो लिखवाते नहीं। ये साधारण और प्राकृतिक सिंपल लॉगरिथमिक वगैरह होते हैं, इसको आप चेंज नहीं करें। कॉम्प्लिकेटेड वगैरह होते हैं, आप सोचें ही नहीं इसको। अगर आपका बेस e है और यहाँ x है तो 1/x होगा। अगर बेस a है, e के अलावा कुछ भी है, e के अलावा कुछ भी है तो उसका अवकलन होगा 1/x log a। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपको ज्यादातर ये याद करना है। ज्यादातर किताबों में क्या दे रखा है? ये दे रखा है, इससे काम चल जाता है आपका। फिजिक्स वाले बच्चों का चल जाता है, मैथ वाले बच्चों का चल जाता है। तो फिर आपको सर फिर क्यों बताएं? लेकिन होता है ऐसा, आप कहीं ऐसा पढ़ो और फिर कोई आपको ये और पढ़ा दे तो फिर आप तो मेरे ऊपर डाउट करने लग जाओगे ना, अरे सर कंसेप्ट आई ही नहीं। कंसेप्ट आ गया, ध्यान रखना। तो ध्यान ये रखना, अगर बेस e है तो log x का अवकलन होगा 1/x, और log में बेस a है, log में बेस क्या है? a, मतलब e के अलावा कुछ भी है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी e लिखा हुआ होगा, वहां टेंशन मत लो। अगर बेस में कुछ ax है तो उसका अवकलन होगा 1/x log a मतलब यहां कुछ भी वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आगे बात समझ में? यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं कुछ आगे के फॉर्मूला जो है त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र। यहां तक हमने 8 कर लिए, 6 त्रिकोणमितीय फलन है, 6 ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 12 और पढ़ने। देखो आप एक बार इसको। अब देखो पढ़ते हैं अवकलन में सामान्य सूत्र में त्रिकोणमितीय फलन। आपको पता है 10th क्लास में आपके पढ़ा हुआ है कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 फलन होते हैं। तो 6 के 6 फलन को पढ़ते हैं। 8 नंबर तक सूत्र हो गए थे। 9 नंबर जो सूत्र हम पढ़ेंगे वो सूत्र है y बराबर साइन एक्स। आपसे कोई पूछ लेगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है। और 10 नंबर में हम पढ़ लेते हैं y बराबर कोस एक्स, ठीक है। मैं एक बार सारे लिख देता हूं आपके लिए। 11 नंबर में y बराबर हो जाएगा कोस एक्स के बाद क्या आता है? टेन एक्स, बिल्कुल सर टेन एक्स। फिर 12 नंबर में आपको याद करना है y बराबर कोट एक्स। क्या याद करना है? कोट एक्स। फिर आपको 13 नंबर सूत्र याद करना है y बराबर कोट एक्स के बाद क्या आता है? सेक एक्स, बिल्कुल साहब सेक एक्स। और नंबर जो 14 आएगा वो y बराबर आ जाएगा आपके कोसेक एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनके आपको अवकलन क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं साहब, ठीक है साहब। तो क्या मैं यहां से अगर बोलूं कि इसका जो dy बाई डी एक्स निकलेगा, साइन एक्स का आपको अवकलन याद रखना है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स होता है। और कोस एक्स का अगर आपसे कोई पूछे अवकलन तो माइनस का साइन एक्स होता है। याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ध्यान रखना माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का कोई आपसे अवकलन पूछेगा तो आप कहेंगे सर dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और कोट एक्स का अगर आपसे कोई dy बाई डी एक्स पूछे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का कोई अवकलन आपसे पूछेगा तो dy बाई जो डी एक्स होगा वो हो जाएगा सेक एक्स गुणा में हो जाएगा टेन एक्स। और कोसेक एक्स का अगर आपसे कोई dy बाई डी एक्स पूछेगा तो माइनस का कोसेक एक्स।
और गुणा में हो जाएगा कोट एक्स। ये आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन है कि साइन एक्स का कोई अवकलन पूछे तो आपको फटाक से जवाब देना कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन कोई पूछे तो माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का कोई अवकलन पूछे तो सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कोई अवकलन पूछे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का कोई अवकलन पूछे तो सेक एक्स गुणा टेन एक्स, और कोसेक एक्स का कोई अवकलन पूछे तो माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। क्या मेरे शेर और शेरनियों को यहां तक बात में कोई दिक्कत है क्या? सीधे याद करने, कुछ भी समझाने लायक बात नहीं। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक एक्स टेन एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। सीधा सिंपल सा याद होना चाहिए। अगर कोई बच्चा फिजिक्स के पर्पज से यहां तक पढ़ रहा है तो ये 14 याद कर लें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन याद करने की जरूरत नहीं, फिर उसको अवकलन के गुणधर्म तक देखना पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, इसके जस्ट उल्टे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये 12वीं क्लास का टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ाया गया। 12th वाले जो अगर कोई देख रहे हैं उनके दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उनके बारे में बाद में बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या प्रत्येक विद्यार्थी के 6 फॉर्मूले याद हो गए क्या? अरे बोलो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आते हैं ध्यान रखना त्रिकोणमितीय फलन। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तीसरी तो 5वीं बात, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स गुणा टेन एक्स और कोसेक एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। क्या आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्या? याद हो गए, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। एक बार बिना देखे आप रिपीट कर लोगे मन में आंखें बंद करके तो पक्की बात है हाथों हाथ याद हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये 1 से लेकर 14 तक फॉर्मूले याद हैं तो इसका मतलब फिजिक्स में तो आपका 100% काम निकल जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं होती। तो उम्मीद है कि बेसिक जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, सामान्य सूत्र, उनके 14 तक जो 6 हमने त्रिकोणमितीय फलन लिखे हैं उनमें तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं रही होगी किसी प्रकार की। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6, इसके जस्ट उल्टे इनवर्स हो जाता है। मतलब 1 बट्टा साइन एक्स, अगर सपोज दे 1 बट्टा एक्स होता है उसको ऊपर लाते हो तो क्या होता है, एक्स की घात -1, उसको इनवर्स बोल दिया किसी ने, वो -1 जो होता है उसको इनवर्स में बदल दिया। तो 1 बट्टा साइन है तो साइन की घात 1 है, 1 आई तो ऊपर माइनस हो जाएगी। तो उसको ऐसे लिखने में ऐसा तरीका हो जाता है कि वो ऐसे लिखा जाता है, देखो साइन एक्स लिखा जाता है, इसका उल्टा मतलब 1 बट्टा साइन एक्स। बिल्कुल, अब इसमें साइन में क्या होता है, यहाँ 1 घात दी, 1 घात ऊपर आएगी तो ऐसे बनेगा साइन एक्स की जगह एक्स प्लस वाला 1 उधर आएगा माइनस का। तो इसको दुनिया वालों ने बोल दिया कि इसका जो प्रतिलोम कौन होता है, साइन एक्स का प्रतिलोम कौन होता है, साइन इनवर्स एक्स। कोस का कौन होता है, कोस इनवर्स एक्स। टेन का कौन होता है, टेन इनवर्स एक्स। कोट का कौन होता है, कोट इनवर्स एक्स। सेक का सेक इनवर्स एक्स और कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स। तो पहले तो आपको ये त्रिकोणमितीय फलन सारे क्या हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए किसी भी कंडीशंस में। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन सबको याद हो जाने चाहिए। अरे याद हो जाएंगे क्या? प्रत्येक लाल और लाली को बोलो एक बार आप ये लिखें, यहां तक कष्ट करें लिखने का। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं अवकलन के सामान्य सूत्र, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट। फिर हम इसके अवकलन के गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, वो पढ़नी जरूरी है क्योंकि अवकलन प्लस में भी आ सकते हैं। अभी मैंने सिंपल से बताएं, अगर कहीं किसी ने बोल दिया कि अवकलन करो y बराबर साइन एक्स प्लस ई की घात एक्स प्लस ए की घात एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, तो यहां हो जाएगा क्या कर दिया सर, क्या बोल दिया। तो प्लस में होता है तो क्या करना होता है, माइनस में होता है तो क्या होता है, गुणा में होता है तो क्या होता है, भाग में होता है तो क्या होता है। सबके बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं। एक बार आप ये देखें, इसको लिखें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब देखो पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र क्या होते हैं, उनके अवकलन क्या होते हैं। बाकी ये बेसिक फॉर्मूले का लास्ट पार्ट होने वाला, फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में चलेंगे कि उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया था 14 तक हो गए थे। नंबर 15 नंबर में आपको साइन का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है उसको लिखने का तरीका होता है साइन इनवर्स एक्स। नंबर 16, ठीक है, y बराबर, उल्टे होते हैं इसलिए मैं 2 साथ में लिखता हूं ताकि अभी समझ में आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। कोस इनवर्स एक्स। नंबर 17, y बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स है, ध्यान रखना ना, -1 का मतलब इनवर्स बोला जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको। 18 नंबर, y बराबर कोट इनवर्स एक्स। 19 नंबर,
y बराबर सेक इनवर्स x, और 20 नंबर में हम लास्ट पढ़ लेते हैं y बराबर कोसेक इनवर्स x। अगर ये फॉर्मूले हो जाते हैं तो अवकलन के सामान्य सूत्र में आपको फिर कोई सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं इनके अलावा। फिर वो नियम है करने के अलग अलग, बाकी नियम सूत्र जो आएंगे ना, इसका ये होता है इसका ये होता है, वो यहां से निकल के आ जाएंगे 20 फॉर्मूलों से। बट वो अलग अलग चेन रूल यानी श्रृंखला नियम से किसका क्या होता है वो आप समझ जाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत करेगा भी नहीं। ठीक है सर, अब ये देखो, अगर इसका याद हो गया तो इसका भी हो जाएगा, इसका याद हो गया इसका याद हो जाएगा, इसका याद हो गया तो इसका मतलब आपको 3 एक्चुअल में याद करना है। मैं पहले बताता हूं क्या। देखो, आपसे कोई पूछेगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट यानी अवकलन, तो आपको जवाब देना है साहब इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। याद रह जाएगा बिल्कुल। मैं पहले ये लिख रहा हूं, बाकी इसके ऊपर बाद में होगा। इसका कोई आपसे पूछेगा सर इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका अगर कोई पूछेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर इसका आ जाएगा 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1)। क्या आपको 3 याद हो जाएंगे? आपको बोले का साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो आपको जवाब देना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1)। बोलो साहब, तीनों याद करने पड़ेंगे। रही बात 12th क्लास का, अगर मैथमेटिक्स का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और 12th क्लास की चल रही है, तो मैं साथ में ना हर बच्चे के लिए उस पर्पज से बना रहा हूँ। 12th क्लास में ये हम 5.3 में त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन होते हैं। ये भाई साइन इनवर्स का ये होता है, ये क्यों होता है, इसको सिद्ध करवाऊंगा मैं। इसका सिद्ध करवाना, ये सिद्ध करवाना, ये सिद्ध करवाना, सबके सिद्ध करेंगे हम, चिंता मत करो। कि एक्चुअल में याद नहीं करना ये आया कहां से, 6 के 6 सूत्र एकदम बढ़िया तरीके से घंटे भर के लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट समझेंगे। बाकी जो फिजिक्स के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, वो आप ये नहीं देखें। आपको अगर कोई बायोलॉजी ले रखी तो आप तो केवल याद रखें साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1। बात खत्म। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको यहां तक बात समझ नहीं, अगर ये याद हो गए ना तो ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ध्यान देना, dy बाई डी एक्स सेम रिपीट कर दो। समझ आया ना क्या कह रहा हूं? सेम क्या कर दो, रिपीट कर दो, कुछ भी चेंजेस मत करो। सेम मतलब ये वाला यहां रिपीट कर दो, ये वाला यहां रिपीट कर दो, ये वाला यहां रिपीट कर दो। dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1)। क्या यहां तक कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। मेरे को जब चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा, केवल एक लाइन का चेंज करना है। सेम तो नहीं हो सकता ना, इस बात को ध्यान रखना, होगा तो अलग अलग ही। अब चेंज कहां करना है? साइन इनवर्स एक्स का प्लस में होता है, इसका किस में होता है, माइनस में। टेन इनवर्स एक्स का प्लस में होता है, कोट इनवर्स का किस में होता है, माइनस में। सेक इनवर्स एक्स का प्लस में होता है, इसका किस में होता है, माइनस में। अरे सिंपल नहीं है क्या? अरे बोलो सिंपल नहीं है क्या? इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? बोलो। आप अगर 3 याद कर लोगे तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोस इनवर्स एक्स, मतलब प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस का। टेन वाला याद कर लोगे तो कोट वाले में माइनस लगा देना। सेक वाला याद हो जाएगा तो कोसेक वाले में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल तो कुछ हो सकता है। कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो आप बोलेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस इनवर्स का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1), तो कोसेक इनवर्स का माइनस का 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1। बोलिए सर, कोई समस्या किसी प्रकार की है किसी बच्चे को कि सर यहां हमें समस्या आ रही? बाकी 20 फॉर्मूले मैं आपको एक स्टार लगा के पॉइंट लिख देता हूं।
क्या लिखा है, 1 से 20 तक सभी फॉर्मूले याद कर लो। एक सीधा सिंपल सा वर्ड है, आपको याद नहीं हो रहा, लिख लिख के याद करो, कहीं चार्ट बनाओ, सारे फॉर्मूले सामने लिखो। आप 11वीं के फिजिक्स के विद्यार्थी हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला आगे आने वाले समय में कि कितनी चीज़ काम की है। 12th क्लास में भी काम आएगी, 11th में काम आएगी, जीवन भर काम आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है अवकलन के सामान्य सूत्र, बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन हमने शुरू किया लेक्चर को, और 20 फॉर्मूले हमने लिखे, प्रत्येक का एग्जाम्पल मैंने समझाए, इनके याद कर लें। ये आपको फिजिक्स वाले बच्चों को तो ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूं इग्नोर करना, वो तो आप 1 से 14 तक याद कर रहे हैं ना, 20 तक भी नहीं बोलूंगा। 1 से 14 तक आपको याद है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। ये तो 12th मैथमेटिक्स के, 11th मैथमेटिक्स के भी नहीं है। 12th मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर पढ़ना पड़ता है 5.3, उसके याद करने पड़ता है, इसीलिए। तो उम्मीद है प्रत्येक शेर और शेरनी को बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के सामान्य सूत्र के जो 20 सूत्र मैंने लिखवाए, आप अगर 11th फिजिक्स लेकर याद तो कर ही लो, इनको क्या दिक्कत है, कोई नया काम तो लिखा है नहीं। याद करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भूलोगे नहीं कि चीज़ें हाँ याद है, और थोड़ा डीप में उतरना पड़ेगा आपको, तो यहाँ तक याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अगली स्लाइड में क्लास पूरी यहीं खत्म करेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास मतलब अवकलन का द एंड, आज की क्लास मतलब अवकलन का द एंड, पूरा क्लोज करके जाएंगे उसको। एक 0 से हमने शुरू किया था, हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा धीरे धीरे, पूरा एकदम इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना आपको है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो कर लें, फिर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन से निकालो, सिंपल सिंपल से करो, फिर हार्ड करो, फिर लेवल बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप। इजी, सिंपल, इजी क्वेश्चंस, मीडियम के, फिर लेवल के, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ाओ। अचानक से टारगेट नहीं होता फिक्स, ध्यान रखना, है ना। तो ये याद हो जाएंगे आपको। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज होती कैसे। अब प्रॉपर्टी जैसे हो गया, किसी ने ऐसा बोल दिया कि साहब इसका अवकलन करना है, अब y बराबर साइन एक्स, और प्लस में बोल दिया e की घात x का अवकलन करना है। अब सबको पता है कि साइन x का अवकलन cos x होता है, e की पावर x एक धीट फंक्शन से e की पावर x ही होता है, लेकिन इसमें नियम हो जाएगा, अवकलन वही है, प्लस आ गया, माइनस आ गया, बीच में गुणा आ गया, भाग आ गया, फिर क्या करेंगे, चेन रूल, श्रृंखला नियम आ जाएगा, किसी कांस्टेंट से गुणा हो रखा, फिर वो हमें पढ़ना। अब लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। जो याद करने लायक चीज थी ना वो इतनी है, ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना आपको। अब तो केवल रूल्स यानी नियम के हिसाब से आपको खेलना। करें शुरू अगली स्लाइड में। यहां तक कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे युवा लोग हो आप, साइंस वाले बच्चे, है ना, IIT नीट फोड़ना आपको आगे जाकर, तो ये तो फटाफट जादू की तरह हो जाना चाहिए, जादू की झप्पी है ये तो, याद हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तब तक आप एक बार इसको लिखने का कष्ट करें और याद करने का कष्ट करें। देखो आप एक बार इसको, अब देखो पढ़ते हैं अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। आप जो 20 सूत्र आपको लिखवाए गए हैं, कम से कम 20 नहीं तो 14 तक तो आपको याद होने चाहिए, त्रिकोणमितीय फलन तक। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप याद करें तो ठीक, 12th मैथमेटिक्स के प्रत्येक बच्चे को याद करना है, वरना आपके आगे एक्सरसाइज अटक जाएगी। कोई फिजिक्स का बच्चा, कोई बायोलॉजी में बैठा है, उसको चाहिए तो आप यहाँ तक याद कर लें। बाकी मेरा तो एक ही कंसेप्ट है, 20 तक याद कर लो, काम आएगा कहीं ना कहीं। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर ये आप भूल जाना कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के गुणधर्म आपको समझ में आएंगे। सीधी सिंपल सी बात कहता हूं मैं हमेशा वर्ड में, ध्यान देना सर। अगली जो हेडिंग है हमारे पास, वो हेडिंग है अवकलन के अनुप्रयोग। कौन सी हेडिंग है? अवकलन के अनुप्रयोग, नहीं सॉरी, गुणधर्म, है ना। अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती है इसके ऊपर? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए सर शुरू करेगा, बिल्कुल। अब ये जरूरत कहां पड़ी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, समझ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अब पहला एग्जाम्पल समझ लें कि y बराबर आपको किसी ने बोल दिया कि साइन x और प्लस में e की घात x है। एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास एक अवकलन है, सवाल है, फॉर्मूला है, यानी फंक्शन है आपके पास। y बराबर वो है आपके पास में cos x प्लस में x की घात 7 है।
ऐसा आपके सामने लिखा हुआ। अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े थे साइन एक्स का सबको पता है, कोस एक्स होता है, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स की घात 7 का, घात आगे आएगी रे, घात कम हो जाएगी तो 7 एक्स की घात 6 हो जाएगा। बट अभी तक सिंगल सिंगल आ रहे थे, प्लस में और माइनस में नहीं आया था। तो हमें जो पहला रूल साहब पढ़ना है ना, वो पढ़ना है एडिशन रूल। कौन सा रूल पढ़ना है आपके? एडिशन रूल, यानी कि योग का नियम। कौन सा नियम पढ़ना है? योग नियम या योग का नियम एक ही बात है। मतलब अगर आपके बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दूं क्या, क्या फर्क पड़ रहा है? मिटा के वापस लिख देते हैं, जगह तो खूब पड़ी आपके पास। अरे यार मिटा दिया, गलत, पहले फॉर्मूला लिखना है ना। चलो कोई नहीं। अब फॉर्मूले में क्या होगा आपके पास? सपोज दैट कोई फंक्शन है y इक्वल में u प्लस वी। आपके पास कोई y बराबर दो फलन आगे जो प्लस में हो रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? तो y का डिफरेंशिएट तो क्या होता है? dy बाई डी एक्स, और इधर दोनों तरफ हो जाएगा u का भी डिफरेंशिएट हो जाएगा और प्लस v का भी हो जाएगा, dv अपॉन dx। लो साहब बात खत्म। अगर कोई प्लस में है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूले के ऊपर आप मत जाना, बिल्कुल भी कंसेप्ट के ऊपर जाना। कोई कितने भी प्लस है आगे, चाहे कितने भी प्लस में वैल्यू जा रही, कितनी भी प्लस में वैल्यू जा रही है, कितनी भी प्लस में वैल्यू जा रही है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, समझना क्या। आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा है y बराबर 3x स्क्वायर प्लस का लिखा है साइन x प्लस का लिखा है e की घात x और प्लस में लिखा है 4। प्लस में क्या लिखा है? 4 लिखा। कितना लिखा है साहब? 4 लिखा। इसका डिफरेंशिएट आपको निकालना। बिल्कुल भी इस फॉर्मूले के ऊपर मत जाना, आपको तो एक सीधा सिंपल सा काम करना है साहब। अगर आपको इसका dy बाई डी एक्स चाहिए तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करो। देखो 3 तो 3 की जगह रहेगा, घात आगे आएगी और एक घात हो जाएगी कम, तो 2 माइनस 1, 1 बच गया। प्लस में ये साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। ई की घात एक्स का क्या होगा? दीड फंक्शन है, ई की घात एक्स। ये क्या है? 4। अरे 4 कांस्टेंट, अचर, अचर का मतलब 0। लो साहब, तो आपके पास जो फाइनल dy बाई डी एक्स बन के आएगा साहब, वो तो हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो 6x बन जाएगा, प्लस में कोस एक्स बन जाएगा, प्लस में ई की घात x बन जाएगा। तो बताओ कहाँ रूल की कहाँ जरूरत पड़ी? मुझे तो ये बताओ पहले। रूल तो 2 के लिए कह रहा था, आपको ये कह रहा है कि जब कोई वैल्यू प्लस या माइनस में, मैं अभी एडिशन रूल पढ़ा रहा हूं, योग का नियम, अंतर का नियम है ना, सब्ट्रैक्शन रूल बाद में पढ़ेंगे, वो अलग बात है। कोई फंक्शंस प्लस में है तो अलग अलग कर दो, जितने भी फंक्शंस है, चाहे कितने भी फंक्शंस आपको दे रखे हैं, सबका अलग अलग। हमने इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया और कांस्टेंट का 0 कर दिया, बाकी ये कैलकुलेशन करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई समस्या है किसी बच्चे को। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ध्यान देना सा। कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल में 10 की घात x प्लस में log e बेस x प्लस में दे दिया आपको 10x, ठीक है, और प्लस में दे दिया आपको 6x भी दे दिया। चलो सर, ये आपके पास एक कोई फंक्शन है, फलन है, जिसका आपको अवकलन करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। जब आप इसके आंसर में जाएंगे dy बाई डी एक्स में, किस में जाएंगे? dy बाई डी एक्स में, तो 10 की घात x, a की घात x वाला है, ध्यान रखना, यहाँ अचर की घात चर है, वो घात आगे लाने वाला इधर मत कर देना। ये फॉर्मूला a की घात x वाला, कौन सा? a की घात x वाला। a की घात x का अवकलन क्या होता है? a की घात x मल्टीप्लाई में log बेस e a। चलो सर, तो a की घात x मतलब 10 की घात x, बिल्कुल, और फिर log बेस e, और ये हो जाएगा 10 प्लस log बेस e का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है, ध्यान रखना, वो बेस a का अलग होता है, 1/x log, आपको ज्यादातर यही मिलेगा 1/x। 10x का अवकलन क्या होता है? 10x का अवकलन होता है साहब sec स्क्वायर x, और प्लस में 6 का तो 6 हो जाएगा, और x का कितना होता है? x का हो जाता है 1। और x का x की सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवा x का, किसी का किसी के सापेक्ष, x का x के सापेक्ष 1, y का y के सापेक्ष 1, t का t के सापेक्ष 1। एक वैल्यू x है, उसका मतलब सीधी सिंपल सी बात, उसका कितना हो जाएगा? 1। आप जाओ तो एक फॉर्मूला लिख भी लेना, अगर आपके सामने y बराबर कहीं लिखा है x, तो इसका साहब जो dy बाई डी एक्स आएगा वो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। इसका अवकलन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। x का कितना हो जाता है? 1। x का x की रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, सेम का सेम की रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो x का कितना हो गया? 1 हो गया। और ये लो साहब उत्तर हो गया आपका।
कौन सी समस्या आई आपको? आपने इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग, तो नियम तो वो 20 सूत्र ही चल रहे हैं। कौन सा नया सूत्र लिखा आपने? कोई नया लिखा है क्या? नहीं, ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपको अगर प्लस दे रखा है तो बच्चे ऐसे मुंह फौला लेते हैं, सर ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। कितना ही प्लस हो, चाहे कितना ही बड़ा फैला हो प्लस के अंदर, चाहे कितना ही बड़ा माइनस हो। अब एक बात हो, तो माइनस वाले में क्या दिक्कत आएगी? यहां प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा, मिक्स में आ गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो करना वही है, प्लस को तो प्लस ही रखो और माइनस को माइनस ही रखो। तो जहां पर आपको जिसका अवकलन, जिसका डिफरेंशिएट करना उसको करते जाओ और बात खत्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल और बताता हूं आपको एक दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो प्रैक्टिस करवानी। y बराबर e की घात x प्लस का साइन x प्लस का कोसेक x, इसका अवकलन करते हैं सर। तो सिंपल है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका अगर उत्तर निकाल लेंगे तो इसका उत्तर निकलेगा, अगर dy बाई डी एक्स में आप जाएंगे तो e की घात x का क्या होगा? e की घात x होगा, साइन x का अवकलन क्या होगा? कोस x होगा, प्लस कोसेक x का क्या होता है? कोसेक x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक x और कोट x। मैंने आपको बोला था 20 फॉर्मूला किसी भी हालत में याद होने चाहिए। देखो e की घात x का e की घात, ये धीट फंक्शन है, e की घात x मतलब e की घात x, साइन x का कोस x, कोसेक x का माइनस कोसेक x कोट x। थोड़ा आगे सोल्व कर दो, एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? e की घात x प्लस में कोस x, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, और ये बन जाएगा कोसेक x और कोट x। ये लो सब, कोई मुश्किल काम लगा हो आपको योग वाले में तो मुझे बताओ कि सर नहीं नहीं ऐसे तो हमारी हालत खराब होगी। वही है 20 सूत्र, ब्रह्मांड है, ध्यान रखना। 20 सूत्र का मतलब याद है, इसका मतलब आप राजा हो डिफरेंशिएशन अवकलन के, वरना आप कुछ भी नहीं उसके सामने। डिफरेंशिएशन आपको मुंह के बल गिराएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चंस का लेवल जिस दिन बढ़ गया उस दिन हालत कर। बाकी इतना आप 12th क्लास में भी अगर बच्चे बैठे ना, 12th क्लास का वीडियो है ये, तो आगे इतने बड़े बड़े अवकलन आएंगे तो भी उसको सॉल्यूशंस कर लोगे, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। सिंपल सा काम करना है, वो अवकलन के ऊपर अवकलन होता जाएगा, श्रृंखला नियम से, चेन रूल से अलग अलग आते जाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एडिशन रूल, योग का नियम समझ में आया या नहीं आया? बोलो सब, सिंपल सा है या नहीं? पक्की बात है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस है तो बीच में प्लस लगाते जाओ और माइनस है तो माइनस लगाते जाओ। एक बार आप इसको लिखने का कष्ट कर लें, इसको समझने का कष्ट कर लें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं सबट्रैक्शन रूल, यानी अंतर का नियम। मेन जो है वो गुणा और भाग वाला है, और श्रृंखला नियम है 3। 6 रूल टोटल पढ़ने, अभी 1 पढ़ा है, 5 और पढ़ने अभी। एक बार आप इसको देख लें, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं अंतर का नियम। अब देखो 2 नियम और पढ़ते हैं, 2 नियम साथ में पढ़ लेते हैं। एक बार तो मैं 2 नंबर लगा रहा हूं आपके सामने हेडिंग। 2 नंबर है अंतर का नियम। अंतर का नियम यानी कि सबट्रैक्शन रूल। अंतर का नियम यानी कि सबट्रैक्शन रूल। अब ये क्या होगा इसके बारे में ध्यान देना। वही सेम ही काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं आपके लिए। मैं अगर बोलूं कि y इक्वल में मेरे पास 2 फंक्शंस है, 2 नहीं 2 से ज़्यादा में, माइनस में प्लस में किसी में, तो इसका अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो u का डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, माइनस v का डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया सर। मैं कह रहा हूँ वापिस फॉर्मूले के ऊपर मत जाना आप लोग, कुछ भी काम नहीं आएगा। मेन है इसका एग्जाम्पल में आपको बोल दिया किसी ने कि y इक्वल में x की पावर 9 माइनस का साइन x, ये बोल दिया और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपके साथ में बोल दूं ना, प्लस में e की घात x बोल दूंगा, ये लो सब, प्लस का माइनस का मैं साथ में करवा दूं तो भी कुछ भी नहीं है। नियम दोनों इतने फर्जी नियम है, इनका कुछ मतलब निकला ही नहीं नियम का। कैसे नहीं निकला कि अगर आपको 20 फॉर्मूले याद है तो हम तो उससे हिसाब से कर लेंगे। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो x की घात 9 का 9 आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, और फिर एक घात कम हो जाएगी, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस की जगह माइनस चिपका दो, बात खत्म। साइन x का अवकलन फेंको कोस x, फिर प्लस की जगह प्लस, e की घात x का क्या होता है, e की घात x, बात खत्म। कहाँ नियम की कहाँ जरूरत पड़ी है बताओ पहले तो। कहीं जरूरत पड़ी होगी सर नियम काम आया हो। x की घात 9 वो 20 फॉर्मूले में लिखा सबसे पहला फॉर्मूला, हिंट करना चाहिए घात आगे एक घात कम।
9 आगे आया, एक घात कम हुई 8 बन गई। फिर माइनस की जगह माइनस साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस ई की घात एक्स। दीट फंक्शन है, दीट फंक्शन मतलब एक्स की घात ई की घात एक्स का ई की घात एक्स होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता हूं। सपोज दैट आपके सामने कोई एग्जांपल लिख दिया मैंने कि y बराबर 6x प्लस का कोट एक्स और प्लस का लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं, log x लिख दो, चलो log ई एक्स लिख दो, ये लिख दिया आपने। ठीक है, मैं माइनस लगा देता हूँ। चलो सब आप माइनस पढ़ रहे हो ना, सब जगह माइनस लगाता हूँ आपके लिए। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो कुछ भी फर्क नहीं, सेम काम है, वही डी वाई बाई डी एक्स। 6x का क्या होगा 6, क्योंकि x का तो 1 होता है, अभी लिखवा था माइनस। और कोट x का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर x माइनस का log x का क्या होता है 1/x। लो कहाँ है रूल, कहाँ गया आपका रूल? कुछ काम आया रूल? रूल नहीं, रूल तो ये कहता है अलग अलग करते जाओ। रूल आएंगे अब, रूल है अब आपके रूल नंबर 3, गुणन का नियम, या इसको लेबनीज नियम भी बोला जाता है। मैंने आपको शुरुआत में अंकल लोगों के नाम बताए थे, याद हो तो? लेबनीज नियम, मल्टीप्लीकेशन, या इसको आप बोल दें लेबनीज। क्या बोल दें इसको? लेबनीज बोल दें। चलिए सर, ये रूल क्या कहता है? ये रूल दो संख्या जब गुणा में होगी ना उसके लिए लगे, और इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सपोज दैट y बराबर आपके सामने है u गुणा v। भाई अभी तक तो प्लस में और माइनस में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, करते जा रहे थे, हमने सीधा सिंपल सा काम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको काम करना पड़ेगा। ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आपको इसमें dy बाई डी एक्स चाहिए, अब सूत्र याद करना पड़ेगा, रूल याद हो जाएगा। अगर दो कोई फलन, दो कोई फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में, तो उसका रूल क्या कहता है? ये दो फंक्शंस है, ठीक है, इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड का रूल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप पहले वाले को एज इट इज रख दो, मतलब u को एज इट इज रख दो और v का डिफरेंशिएट कर दो। v का डिफरेंशिएट क्या होगा dv अपॉन dx, फिर प्लस का चिन्ह। इस बार v को एज इट इज रख दो और दूसरे वाले का अवकलन कर दो du अपॉन dx। दैट्स ऑल, ये नियम खत्म, ये नियम खत्म। समझने का प्रयास करें जब मल्टीपल, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चिंता मत करो। कोई दो फंक्शंस, कोई दो फलन आपके गुणा में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका रूल क्या है कि पहला तो सर एज इट इज रखो, जैसी शकल है वैसा का वैसा उस शकल को रख दो, दूसरे की शकल बिगाड़ दो, फिर प्लस, इस बार दूसरे की शकल सेम रख दो, पहले की शकल बिगाड़ दो। अब शकल बिगाड़ने का मतलब क्या? दो फलन मल्टीप्लाई में है, आप सपोज दैट ये समझे, ये कोई दो फलन ऐसे, इस बार क्या करो, इसको एज इट इज रखो, इसका अवकलन कर दो, दोबारा में इसको एज इट इज रखो, इसका अवकलन कर दो, पहले वाला एज इट इज दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का अवकलन। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। y बराबर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन एक्स। ये देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो रूल क्या कहेगा इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका क्या कहेगा? ध्यान से सुनिएगा सर। तो इसका तरीका क्या कहेगा? अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। तो रूल क्या होता है? पहले वाला एज इट इज, पहले वाले में कौन है? एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सर। फिर मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स, दूसरे वाले का अवकलन कर दो। बात समझ में आ गई भाई? पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन, फिर प्लस इस बार दूसरे वाले एज इट इज और पहले वाले का आप क्या कर दो? अवकलन। अरे बोलो मेरे शेर और शेरनियों को, बात समझ में आई या नहीं आई? पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का अवकलन करो साहब। अवकलन करेंगे इसका तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस एक्स, प्लस साइन एक्स की जगह साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x। लो साहब बात खत्म। कहाँ रूल की जरूरत पड़ी? रूल सिंपल सा है या नहीं है? बोलो साहब, बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ मुझे तो।
और सबसे ज़्यादा सवाल आपको करने पड़ेंगे इसके, और ये तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं हजारों क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवा सकता, मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूँ, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, एक रास्ता दे सकता हूँ, अब इस रास्ते से गुजर के देखो, मजा आएगा उस रास्ते पे चलने के लिए। तो रूल क्या कहता है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूल है फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल, पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का अवकलन। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, क्यों, घात आगे आ जाएगी। अब एक बात बताओ, इस लाइन के बाद ये जो लाइन आई है वो 20 फॉर्मूले वापिस जाके देखो, उनको याद करने पड़ेंगे उनको, है यानी वो स्लाइड पूरी। आप देखो शुरुआत का जो काम हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। ये तो अब केवल प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। ये आपके अवकलन के गुणधर्म में हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए, चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भागफल का नियम, डिवीजन मेथड। वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, उसको हल्का तो नहीं ले सकते। एग्जाम्पल उसका करवाता हूँ। फिर एक श्रृंखला नियम है जिसको चेन रूल बोला जाता है। फिर एक कांस्टेंट वाला है, छोटा सा लेक्चर और बचा, अभी तो 15-20 मिनट लगेंगे। फिर आपके अवकलन से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार आप ये उतारने का कष्ट करें, ये लिखने का कष्ट करें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ भागफल का नियम, डिवीजन रूल। अब देखो पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके भागफल नियम। कौन सा नियम है नंबर 4 में? भागफल का नियम। भागफल का नियम यानी कि डिवीजन रूल। कौन सा रूल पढ़ना है आपको? डिवीजन रूल। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में समझना साहब है क्या एक्चुअल में। अभी गुणा वाला समझ में आ गया, सिंपल सा था, जो ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। पहले वाला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे वाला एज इट इज दूसरे पहले वाले का अवकलन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या। सपोज देन आपके पास कोई y फंक्शन है u/v, और मुझे निकालना इसका dy बाई क्या निकालना है, dx निकालना। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो वो कैसे निकलेगा? रूल क्या? रूल ये कहता है u/v में पहले नीचे वाले को एज इट इज रखना, तो v एज इट इज रहेगा और ऊपर वाले का क्या कर दो, अवकलन। समझना, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन। फिर इसमें माइनस आता है, किस क्या आता है? माइनस। फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का अवकलन। समझने का प्रयास करना सब। रूल वही है पहले वाला जो लिखा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन। यहां ऐसा नहीं होगा किसी को सेम रख दो, कोई फर्क, इसमें फर्क पड़ेगा। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, और नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर कर दो। पूरे का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। ये रूल बन गया साहब भागफल का नियम। अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ये नियम आएगा समझ में, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, तब ऐसा समझ में नहीं आता। u/v का रूल क्या कहता है साहब? u/v का रूल ये कहता है कि v एज इट इज, मतलब नीचे वाला एज इट इज, v एज इट इज u का अवकलन माइनस u एज इट इज v का अवकलन बटा में v का स्क्वायर। एग्जाम्पल से आप रामकहानी को समझने का प्रयास करना साहब। क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल में आपके सामने y इक्वल में लिखा है e की घात x, अपॉन में क्या लिखा है? साइन x लिखा। इसका अवकलन निकाल। देखो बटा में नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसका कैसे निकलेगा, समझने का प्रयास करना साहब। तो मुझे इसका निकालना है dy बाई dx। क्या मैं इसको u बोल दूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं v बोल दूं? बिल्कुल। तो रूल क्या कहता है बट्टे वाले का कि v एज इट इज, v एज इट इज मतलब नीचे वाला। आप रूल को भी नहीं कह रहे, मैं आपको बता दूं इसका रूल क्या कहता है। देखो नीचे वाला एज इट इज, तो नीचे वाला एज इट इज मतलब साइन x एज इट इज। अवकलन किसका करना है? ऊपर वाले का, e की घात x का। फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, अवकलन किसका करना है? नीचे वाले का। नीचे वाले मतलब साइन x का अवकलन करना, ठीक है। और नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर, यानी साइन x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आया नहीं? देखो ऊपर वाला एज इट, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, और बट्टा में पूरे नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये रूल यहां लिखा हुआ देखो। तो आगे क्या? अब देखो ये आपको रूल समझ में आ गया ना। अब आपको वो 20 सूत्र के अंदर वापस जाना पड़ेगा। क्या? देखो साइन x की जगह तो साइन x, बिल्कुल। e की घात x का क्या होता है? e की घात x ही होता है, दीड फंक्शन से ये तो, माइनस e की घात x
कि ई की घात एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और बटा में साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको दुनिया वालों ने लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स से एक ही बात है वो तो। लो साहब ये आ गया उत्तर। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है बच्चे कहेंगे सर ई की घात एक्स कॉमन है ना, तो ले लो, कौन सा फर्क पड़ रहा है उसमें, कौन सा जान जाने वाली आप लोगों की। समझ में आया या नहीं आया ये बात बताइए आप लोग, बोलो सर, बोलिए सर। कानून दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो ये भागफल का नियम है, डिवीजन रूल। रूल ये है नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अवकलन बटा नीचे। आपको एग्जांपल दे दी है, ये एग्जांपल है। ये रूल ये आने के बाद आपको पता है ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये फिर 20 फॉर्मूले में चला गया। इसका कोई अवकलन नहीं करना, ध्यान रखना, नीचे वाले केवल होल स्क्वायर करना। बोलिए सर कोई दिक्कत। 4 हमने पढ़ लिए, 2 और पढ़ने। एक चेन रूल है, सरंगला नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोई कांस्टेंट से गुणा हो रखा तो उसका करना, तो वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल सा काम है, मैं आपको बता दूं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसके अंदर। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं क्या इनको, आप लिख लेंगे इसको, कोई आपको रूल याद, देखो ये 2 नियम तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये अभी जो पहला लिखे हुआ है आपको गुणन नियम या लेबनीज रूल, लेबनीज का नियम लिखो है, वो आपको याद करना पड़ेगा। u डॉट v का क्या होता है, u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन, और ये u बटा v है तो ऊपर वाले को से नीचे वाले को सेम रखना, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का अवकलन बटा में नीचे वाले पूरे का होल स्क्वायर। और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक बार आप ये लिखने का कष्ट करें, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं सरंगला नियम यानी कि चेन रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पढ़ते हैं नंबर 5 प्रॉपर्टी है ना। 5 नंबर प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है सरंगला नियम। कौन सा नियम पढ़ना है आपको, सरंगला नियम। अब इसका कोई रूल नहीं है, बट आपको ना समझना पड़ेगा कि कुछ ज्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं, चेन रूल जिसको बोला जाता है। मैं भी आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं साहब, है क्या कहानी, क्या कहेगा ये। आपके सामने सपोज दैट कोई एग्जांपल लिखा, मैं फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा, फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूं। एक y इक्वल में आपके पास में लिखा है साइन एक्स, और एक आपके y इक्वल में, ये एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट समझना, मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी आपको करवाने वाला हूँ। और एक आपके लिखा है साइन x की घात कितनी लिखा है 3। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फटाफट मैं जिससे dy/dx पूछता हूँ तो यहाँ वो जवाब दे देते हैं कि सर यहाँ क्या सोचने की जरूरत है, तो साइन एक्स है इसका मतलब ये तो कोस एक्स में बदल जाएगा, और यहाँ पर भी कौन सा सोचने की जरूरत है, मैं कहूँगा dy/dx, आप सीधा कर दो कोस एक्स की घात 3, मैं कहूँगा ये गलत है। यहाँ फंस गए आप लोग, आप यहाँ भावनाओं में बह गए, यहाँ आपको पता ही नहीं चला करना क्या था। करना ये था बेटा, यहाँ आप सोचें y बराबर साइन एक्स, y बराबर एफ एक्स के जैसा है, केवल वहां एफ डैश का हुआ है। यहाँ आप सोचो ये फलन के अंदर और फलन है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया, मुझे ही पता है। ये तब होता है जब आपको ध्यान रखना चेन रूल में y बराबर अगर आपके सामने है एफ एक्स, तो आप 100% उसका जब y बराबर y डैश निकालेंगे तो उसका केवल क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स निकलेगा। लेकिन y बराबर लिखा है f लिखा है और अंदर क्या लिखा है gx और लिखा है, मतलब फलन के अंदर फलन है, तो होगा क्या, पहले तो f डैश x का होगा, पहले तो f का अवकलन होगा, f का अवकलन हो जाएगा f डैश gx, और वापिस g का अवकलन होगा वो हो जाएगा g डैश x। इसको बोला जाता है सरंगला नियम, चेन रूल। मतलब एक चेन बना के चलना है आपको, किसी को छोड़ना नहीं, सबको खत्म करते हुए चलना है, सबका अवकलन करना है। तो यहां पर क्या किया आपने, यहां किया सब साइन एक्स सीधा ही है तो कोस एक्स हो गया, लेकिन यहां साइन एक्स की घात 3 है। हाँ तो मुझे ही पता है पहले ये पूरा फलन कहलाएगा, पूरा क्या कहलाएगा, फलन, पूरे फलन का अवकलन होगा कोस एक्स क्यूब, लेकिन वापिस एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इस प्रश्न का उत्तर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, इसको बोला जाता है सरंगला नियम। नियम कुछ भी नहीं है, सारे नियम फर्जी हैं, कोई ज्यादा काम का नहीं, बट उसके कंसेप्ट जो समझ गया ना वो पक्का डिफरेंशिएट को फोड़ के आ जाएगा उस दिन, पक्की बात है। ये समझना क्या है साहब, dy/dx जो होता है उसमें अगर आपको फलन के अंदर फलन है, ये सरंगला नियम चेन बन गई। अब एक सोचो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, समझना ना, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, थोड़ा भारी भरकम सा लिखता हूं। y बराबर साइन कोस x की घात 4, ये लो सा। अब समझने का प्रयास करें या सरंगला कैसे बनेगी। अगर मैं इसका dy/dx निकालूंगा
तो पहले तो बाहर वाले फंक्शंस का साइन का अवकलन होता है कोस, और अंदर थीटा का काम कर रहा है कोस x की घात 4, बिल्कुल सर। अब वापिस कोस x की घात 4 का अवकलन होगा माइनस साइन x की घात कितना 4, और x की घात 4 का वापिस अवकलन कितना होगा 4x की घात 3। बात समझ में आई या नहीं आई? वो 20 नियम काम कर रहे हैं। पहले साइन का अवकलन कोस, फिर इस कोस वाले का अवकलन माइनस का साइन x की घात 4, और x की घात 4 का वापिस अवकलन, घात आगे आएगी रे घात कम होगी। दिस इज चेन रूल, इसे ही श्रृंखला नियम कहा जाता है, बाकी कोई मातापची वाला काम नहीं है, समझना पड़ेगा। सपोज दैट आपके सामने एक कोई फंक्शन से लिखा है y बराबर साइन रूट x लिखा, ये लिखा। अब अगर आपको इसका dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सबको पता है कि साइन का अवकलन तो हो जाएगा कोस रूट x। बच्चे भूल जाते हैं, रूट x का वापिस करना है, श्रृंखला लगी। रूट x का अवकलन आपको बता रखा है मैंने 20 सूत्र में, 1/2 रूट x होता है, ये इसका अवकलन है। ऐसा बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? श्रृंखला नियम चेन रूल समझ में आया या नहीं आया? यही है श्रृंखला नियम। ये एक बेसिक सा उदाहरण था जो आपके इस प्रकार का है। फलन के अंदर फलन होगा, मैं तो ये कह रहा हूं एक फलन नहीं, gx के अंदर भी hx हो जाए, hx के अंदर वापिस tx और हो जाए, चलता ही जा रहा है। बट करना क्या, आपको कोई रूल ध्यान नहीं रखना। चेन रूल श्रृंखला नियम ये कहता है कि फलन के अंदर फलन है, तो देखो पहले तो फलन का हुआ साइन x की घात 3 का कितना हुआ कोस x की घात 3। बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, यहां पूरी गड़बड़। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये धीट फंक्शंस मैं आपको पढ़ाता हूं एक बार। धीट फंक्शंस कौन सा? y बराबर e की घात साइन x का आपको अवकलन बोलेगा कोई। ये बहुत बड़ी एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, क्योंकि अभी तक ये e की घात x है, इसका मतलब e की घात साइन x का e की घात साइन x ही होगा, लेकिन साहब इस साइन x का वापिस कितना होगा कोस x होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ये हमने आज 2-2.25 घंटे के अंदर अवकलन डिफरेंशिएशन का इतना लाजवाब चैप्टर क्लियर कर लिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक लाल और लाली को एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। किया क्या ये श्रृंखला नियम है। श्रृंखला नियम e की घात साइन x का e की घात साइन x, वापिस साइन x का कोस x, साइन का अवकलन कोस कोस। ये देखो साइन, ये थीटा का पूरा काम कर रहा है, ये थीटा है पूरा, तो साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा। अब थीटा और है कोस x की घात 4, कोस x की घात 4 का मतलब कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और थीटा में x की घात 4 है, थीटा का अवकलन और होगा तो x की घात 4 का अवकलन होगा 4x की घात 3। यहां आप देखो साइन थीटा तो कोस थीटा, थीटा कितना रूट x, तो 1/2 रूट x। यहां पर भी एक्चुअल में x का अवकलन हुआ है, इधर भी x का अवकलन हुआ है, लेकिन x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है? डिफरेंशिएट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1 होता है। x का x के सापेक्ष 1 ही होता है, वो यहां लिखा नहीं गया तो कोई मतलब नहीं। तो ये है श्रृंखला नियम चेन रूल, हमने एकदम बेहतरीन तरीके से इन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप चाहे किसी स्ट्रीम के हो, साइंस के, अगर आपके बायो है चाहे मैथ है, अवकलन इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब जिस लेवल का आपको पढ़ना है उस लेवल के प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन नियम कोई रूल जो है ना इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने एकदम बेसिक से 0 लेवल से उठाकर मैंने आपको टॉप लेवल तक पहुंचा दिया। अब एग्जाम्पल की भरमार पड़ी, आप किताब कोई उठाओ उसके करो, नहीं होते हैं तो आप मेरे को बोलो सर ये हुआ नहीं, हम ये कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अवकलन डिफरेंशिएशन बहुत लाजवाब रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत मेहनत है ना, आपको काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं याद नहीं करूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा। आप ये कभी नहीं कह सकते ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा आपसे 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है। तो जिस दिन वो आपके सामने कंपटीशन में आएगा उस दिन आपको रौंद कर आगे निकल जाएगा इस नीट और IIT की दुनिया में। क्योंकि अगर कोई बच्चा पहले से मेहनत कर रहा है, आपसे 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो ये आप ये वर्ड तो कभी नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकता। आपको ही काम करना पड़ेगा। जिंदगी चेंज करने वाला एक ही इंसान है, वो आप खुद हैं। आप चाहो तो इसको सुधार लो जिंदगी को, आप चाहो तो इसको बिगाड़ लो, वो आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझदार हो, 11वीं क्लास में आने के बाद प्रत्येक बच्चा समझदार हो जाता है, समझदार बनना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ।
फिजिक्स वाले बच्चे कल की क्लास में बताना, भले ये तो मैं आगे 12th क्लास का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए थोड़ा सा ढंग का लेवल का लेक्चर बनाने की कोशिश की ताकि 11th क्लास के बच्चों को समझ में आए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ये श्रृंखला नियम को समझने का प्रयास करना, कुछ और क्वेश्चंस करना, फलन के अंदर फलन हो, फलन को पूरा लास्ट तक करना, इसका किया लास्ट में इसका किया, जितना फलन बढ़ा सबका करते जाओ जब तक एंड नहीं हो रहा। पहले इसका किया फिर इसका कर दिया, इसमें किसका किया, देखो पहले इसका किया फिर इसका कर दिया, ये है श्रृंखला नियम, चेन रूल इसको बोला जाता है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक एक कंसेप्ट को क्या करना है, एकदम क्लियर करना है। मैं आपसे विदा लेता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। राम राम।